देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो हम लोग आज जो है वही बेसिक ऑफ कॉस्ट का जो थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है, वही वाला हम लोग फिर से जो है स्टार्ट करते। चलो देखो, हम लोगों ने लास्ट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तक लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोसीड्योर, क्या लिखा है मैंने, प्रोसीड्योर फॉर एस्टिमेशन ऑफ मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अगर हमें अपना मेटेरियल कॉस्ट को एस्टिमेट करना है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मटेरियल का खर्चा होगा, कॉस्ट मतलब कितना पैसा हमारा लगेगा, वो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो बोल रहा है कि ब्रेकअप द फाइनल प्रोडक्ट इनटू सिंपल पार्ट्स, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग सिंपल सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई फर्नीचर बनता है, तो सबसे पहले उसमें लगने वाला जो लकड़ी है ना, उसको कटिंग किया जाता है, ठीक है, उसको कटिंग किया जाता है, फिर उसको शेप दिया जाता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है। मतलब एक फर्नीचर बनाने में भी बहुत पार्ट पार्ट वर्क होता है। या फिर जैसे मान लो मैंने जो क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन का एग्जांपल दिया, तो वहां पर भी क्या होता है, पहले कच्चे मिट्टी को लेके रॉ जो मतलब क्ले है उसको यूज करके जो है व्हील के मतलब व्हील के हेल्प से जो है एक घड़ा, मतलब जो भी पॉट हम लोग बना रहे हैं वो बनाते हैं। फिर उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर उसको जो है हीट दिया जाता है, ठीक है, जैसे आगी में तपाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग उसमें कलर करना चाहते हैं कलर कर सकते हैं, उसमें कोई डिजाइन करना चाहते हैं तो डिजाइन करते हैं, फिर उसको पैक करके सेल कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है हर एक प्रोसेस को हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, कि भाई कटिंग का कितना है, शेप देने का कितना है, पॉलिश करने का कितना है, या हीटिंग का जो भी प्रोसेसिंग होगा फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, हम लोग पूरे प्रोसेस को पार्ट पार्ट डिवाइड कर लेंगे। फिर क्या बोला है, नेग्लेक्ट स्मॉल फिलेट्स बट टेक इनटू कंसिडरेशन स्क्रैप इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम लोग देखोगे कि जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग बनता है, बड़ा बिल्डिंग का बात नहीं है, जब कोई बिल्डिंग बनता है मतलब सीमेंट, छत ढलाई होता है, ठीक है, उसके बाद ना बहुत सारे पेपर पेपर यानी जो न्यूज पेपर होता है ना, उसका यूज होता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। देखो तो क्या होता है ना, जो न्यूज़पेपर होता है ना, तुम लोग देखोगे न्यूज़पेपर को ना लगा दिया जाता है, ठीक है, ढलाई करने के बाद वो सीमेंट के साथ साथ वो लगाया जाता है। तो देखो जो बिल्डिंग बन रहा है उसमें ये न्यूज़पेपर का खर्चा बड़ा ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। एक बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, उसमें मेन खर्चा क्या है, सीमेंट का, रॉड का, जो भी लेबर काम कर रहे हैं, ये सारे चीजों का है। न्यूज़पेपर जो थोड़ा बहुत लगता है, यूज होता है, उसका थोड़ी ना खर्चा कंसिडर हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जो न्यूज़पेपर हम लोगों ने इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था, कि इस बिल्डिंग में ढलाई होने के बाद जो न्यूज़पेपर का यूज होगा चिपकाने के लिए, उसमें से कुछ न्यूज़पेपर बच गया, ठीक है, तो हम लोगों ने मार्केट में उसको सेल कर दिया, तो स्क्रैप, वो स्क्रैप हो गया। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि जब मेटेरियल का कॉस्ट, तो ये भी तो एक मेटेरियल हो गया कि भाई मेरे बिल्डिंग बनाने में मैंने न्यूज़पेपर का यूज किया, बट बिल्डिंग बनाने का जो मेन खर्चा है उसके सामने न्यूज़पेपर का खर्चा जो है वो नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए बोल रहे नेग्लेक्ट कर दो स्मॉल फिलेट्स को, बट टेक इनटू कंसिडरेशन स्क्रैप इन्वॉल्व। लेकिन ये न्यूज़पेपर बेच के अगर हमारे पास कुछ अर्निंग आता है तो उसे जरूर लो, फिर उसे बिल्डिंग के कॉस्ट से हम लोग लेस कर देंगे। तो ये प्रोसेस होता है मेटेरियल कॉस्ट को एस्टिमेट करने का। तो पहले क्या बोला गया, हर एक प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर कोई बहुत ही नेग्लिजिबल खर्चा है उसे हमें कर देना है जो है इग्नोर। लेकिन अगर उस नेग्लिजिबल जो प्रोडक्ट है, जो जो खर्चा करके, मान लो पेपर खरीद के ही लाया होगा मार्केट से, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो पेपर भी खरीद के ही लाया होगा स्क्रैप वाले से, भाई पेपर दे दो, पुराना पेपर मेरा बिल्डिंग बन रहा है वहां पर यूज होगा, तो वो पेपर
खरीद के लेके आया, अब यूज जो हुआ ठीक है, उसका खर्चा कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन अगर वो पेपर बेच के उसको अर्निंग होता है तो उसको अपने बिल्डिंग के कॉस्ट से वो लेस कर सकता है। ये चीज यहाँ पर बोल रहा है। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसके हर एक पार्ट का हमें एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। देन ऐड ऑल द वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्ट्स, मतलब हर एक छोटे छोटे पार्ट्स, ये देखो ना यहाँ पर मैंने बोला ना सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर एक सिंपल पार्ट्स, जैसे मान लो कि फर्नीचर जब बन रहा है, पहले ये मान लो बेंच बन रहा है, पहले ये ऊपर का जो है रेडी हुआ, फिर उसके बाद नीचे का ये जो 4 इसका लेग्स होता है वो कंप्लीट हुआ, तो ये सब छोटा छोटा, फिर इसके साथ इसको ऐड ऑन किया जाएगा, ठीक है। ये सब जो है बोल रहा है कि हर एक पार्ट का वॉल्यूम और एरिया को आइडेंटिफाई करना है, हर एक पार्ट का वॉल्यूम और एरिया को आइडेंटिफाई करना है। फिर इसका जो भी वॉल्यूम और एरिया आया, इसका जो भी वॉल्यूम एरिया आया, इसका जो भी वॉल्यूम एरिया आया, वो सभी को हमें कर लेना है उस प्रोडक्ट के लिए ऐड, ठीक है। फिर क्या करने बोला है, देखो फिर बोल रहा है वेट कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट वॉल्यूम बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल। फिर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट वॉल्यूम को जो निकल के आएगा, अभी मैंने बोला ना कि वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, उसे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट वॉल्यूम बाय डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल के साथ उसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, करने से मुझे क्या मिल जाता है, वेट। अच्छा, ये सारी चीज ना जब तुम लोग प्रैक्टिकली मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ोगे, जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर और भी क्लियरली समझ में आएगा। ये तो प्रोसेस लिखा हुआ है, देखो थियोरिटिकली ये सब इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने थोड़ा इसको गैदर करके नोट्स लिखा है, ठीक है। तो तुम लोग जैसे जस्ट इसको ऊपर ऊपर भी देख सकते हो, ये सब पॉइंट को, ये तो कैलकुलेट करोगे तो मटेरियल कॉस्टिंग में समझ में आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ मटेरियल को, ताकि हमें क्या मिल जाए, वेट। मतलब वेट मतलब यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। फिर मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये जो वेट निकल के आया, जितने वेट का प्रोडक्ट बना, अब उस प्रोडक्ट में जितना मटेरियल लगा है, अगर 10, जैसे मान लो ये एक प्रोडक्ट का वेट हुआ 10 किलो और हमारा मटेरियल लगा है इसमें, मान लो जो है मटेरियल का यूज हुआ है 15 केजी, ठीक है। अब 1 केजी मटेरियल अगर जो है 5 रुपए का आता है, तो 15 केजी मटेरियल कितने का आएगा, तो ये हो जाएगा 75 केजी। तो वही बोल रहा है, मल्टीप्लाई द कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई द कॉस्ट पर यूनिट वेट टू द वेट ऑफ मटेरियल, ठीक है। हमें क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट जो है मटेरियल का, उसको मल्टीप्लाई करना है वेट ऑफ मटेरियल के साथ, मतलब इसके साथ हमें मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो प्रोडक्ट बना के हम लोगों ने रेडी किया है उसमें मटेरियल का कितना खर्चा जो है लगा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक छोटा सा प्रोसेस बताया, जैसे करके कैलकुलेट करना पड़ता है, वो हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल का एस्पेक्ट क्या है, दो एस्पेक्ट है, दो तरीके से हम लोग मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं, अकाउंटिंग एस्पेक्ट, ऑपरेशनल एस्पेक्ट। अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग के थ्रू से, मतलब जो है पेपर वर्क के थ्रू से, ठीक है। जैसे पेपर वर्क के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हम लोग मटेरियल परचेज करेंगे उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। जब मटेरियल को हम लोग इशू करेंगे उसका फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब वो रिकॉर्डिंग का डेटा, जैसे मान लो हम लोगों ने 10 किलो मटेरियल परचेज किया, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, हम लोगों ने इसमें से 2 केजी मटेरियल इशू किया, वो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो हमें पता है अभी हमारे पास 8 केजी मटेरियल रिमेनिंग रहेगा। ये होता है अकाउंटिंग एस्पेक्ट, जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मटेरियल का डेटा जो है वो देख सकते हैं। ये देखो, ये क्या है, मटेरियल कंट्रोल, तो हमारे कंट्रोल में रहेगा ना, हमें पता रहेगा कि कितना मटेरियल खरीदा, कितना इशू हुआ, कितना रह गया। तो देखो क्या लिखा है, मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये सब डॉक्यूमेंट हो गया, ऑफ मूवमेंट ऑफ एवरी स्टेज राइट फ्रॉम the time sales and production budget are approved to the point when materials are purchased and actually used in production activity। क्या बोल रहा है, अगर हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मेंटेन करते हैं, किस बात के लिए, ताकि हम लोग मूवमेंट जो है हर एक स्टेज का वो एलोकेट कर पाए। देखो राइट फ्रॉम, कब से मुझे मूवमेंट को रिकॉर्ड करना है, जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो कितना प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, उसके हिसाब से कितना मुझे प्रोडक्शन करना है। बजट में तो हम लोगों ने यही पढ़ा ना, पहले डिसाइड करो कितना सेल करना चाहते हो, तब तो बोलेंगे कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा।
सबसे पहले सेल्स बजट डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग जो है प्रोडक्शन बजट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर मुझे 10,000 यूनिट सेल करना है तो उसके हिसाब से मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 10,000 यूनिट सेल करना है तो 10,000 तो प्रोडक्शन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अगर मुझे कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना है तो और थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। तो पहले सेल क्वांटिटी सोचना पड़ता है। तो वही बोल रहा है, मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ एवरी स्टेज राइट फ्रॉम द टाइम सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट are approved to the point when materials are purchased and actually used in production activity। जब मटेरियल परचेज हुआ और उसके बाद जब वो यूज हुआ यानी इशू हुआ प्रोडक्शन के लिए, हर एक स्टेज के मूवमेंट को हमें उस टाइम से रिकॉर्ड करना चाहिए जब से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि कितना सेल करेंगे और कितना प्रोडक्शन करेंगे। जब से मेरा बजट अप्रूव्ड हो गया है तब से मुझे जो है मेरा मटेरियल को जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग एस्पेक्ट के थ्रू से इस तरीके से हम अपने मटेरियल का जो है रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, या फिर बोल सकते हो कंट्रोलिंग। तो मेरे कंट्रोल में रहेगा, मुझे पता रहेगा हमेशा कि कितना परचेस हुआ, कितना यूज हुआ, कितना बच गया। या फिर दूसरा एक तरीका हो सकता है मटेरियल को कंट्रोल में रखने का, दैट इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट। ऑपरेशनल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि पेन पेपर वाला वर्क नहीं, ठीक है। कैसे करके, देखो क्या बोला है, मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल सप्लाईज एट ए लेवल सो एज टू एंश्योर दैट मटेरियल इज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय मिनिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है ऑपरेशनल एस्पेक्ट मतलब हम लोगों को कितना मटेरियल चाहिए उसके हिसाब से अगर हम लोग मटेरियल को परचेस करें और यूज करें। ऑपरेशनल मतलब एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि घर पे किसी को अगर 2 किलो चीनी चाहिए तो वो 2 किलो चीनी रखेगा, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से कि मान लो एक महीने में 2 किलो चीनी का कंजप्शन होता है तो हम उतना ही रखेंगे। ये क्या हो गया, ऑपरेशनल एस्पेक्ट कि मेरे जरूरत के हिसाब से मुझे रखना है, तो भी मेरा क्या होगा, खर्चा कंट्रोल में रहेगा। देखो वही बोल रहा है, मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल सप्लाईज एट ए लेवल, जो मटेरियल सप्लाई मुझे मिलता है प्रोडक्शन करने के लिए, मिलता नहीं है एक्चुअली, हमें खरीदना पड़ेगा ना सप्लायर से कि भाई मेरा इतना प्रोडक्शन होता है, मुझे ये मटेरियल इतना चाहिए, ठीक है। मुझे मेरे सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे पता है मेरा 2 किलो चीनी चाहिए, ठीक है, अगर हम 5 किलो चीनी खरीद लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उसमें पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, उसमें पैसा ब्लॉक हो जाएगा। हम लोग तो बिजनेस रेस्पेक्ट में सोचेंगे ना, अगर सप्लायर से हम लोग जरूरत से ज्यादा मटेरियल खरीदते हैं तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो है वो मटेरियल में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए ऑपरेशनल एस्पेक्ट में क्या करना पड़ता है, हमें मेंटेन करना पड़ेगा मटेरियल का सप्लाई को एक ऐसे लेवल पे ताकि सो एज टू एंश्योर दैट मटेरियल इज अवेलेबल फॉर यूज, ताकि अवेलेबल फॉर यूज हो, मतलब ऐसा ना हो कि मटेरियल खत्म हो गया बोल के प्रोडक्शन का काम बंद हो गया। मतलब 2 किलो चीनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके जगह अगर हम बोलेंगे नहीं हम 1 किलो चीनी रखेंगे तो मेरा चीनी तो पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है। देखोगे घर पे नॉर्मली माँ लोग जब किचन मेंटेन करते हैं ना, तो वो ऐसा सिचुएशन काफी टाइम कम होता है कि मान लो कि चाय पीना है, चीनी खत्म हो गया, जाओ चीनी लेके आओ तब चाय बनेगा, ऐसा नहीं। उनका जो अंदाजा होता है वो इतना अच्छा होता है कि उनको पता है कि कब मुझे खरीदना है, ठीक है, मतलब कब बोलना है कि भाई जाओ अब चीनी लेके आओ। ना तो वो ज्यादा जल्दी पहले बोलते हैं ना तो देरी करते हैं, ठीक है, नॉर्मल केसेस में। बाकी एक्सीडेंटली तो हो ही जाता है, ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पर वही चीज है कि हमें ऐसे लेवल पे अपना मटेरियल का स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन के लिए भी अवेलेबल हो और जो जब भी जरूरत पड़े, और हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी जो है वो मिनिमम हो, मतलब जरूरत के हिसाब से। अगर मेरा 2 किलो का जरूरत है, हम 5 किलो ही क्यों खरीदे और 1 किलो ही क्यों खरीदे, ठीक है। मुझे अपना स्टॉक लेवल को समझ के ही जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसके बारे में भी तुम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ोगे जो कि मटेरियल का स्टॉक लेवल को बताएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो ये दो चीज क्या पढ़ा, हम लोग अपनी मटेरियल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पेन पेपर के यूज के थ्रू से और एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्टिविटी के थ्रू से भी, जिसको अकाउंटिंग और ऑपरेशनल एस्पेक्ट बोलते हैं। अब देखो क्या बोला है, कॉस्ट को, जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था कि कॉस्ट को हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे नेचर के बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कॉस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो इसके अलावा बाय टाइम, ठीक है। टाइम बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हिस्टोरिकल, करेंट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब पता चल रहा है पास्ट, करेंट मतलब प्रेजेंट, प्री डिटरमाइंड मतलब फ्यूचर, ठीक है।
तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जो कॉस्ट हम लोगों ने पास्ट में इनकट किया है। मान लो पास्ट में हम लोगों ने कोई गाड़ी खरीदा था या प्रोडक्शन किया था, मान लो हमारा गाड़ी बनाने का फैक्ट्री है, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने गाड़ी बनाया था और गाड़ी खरीदा था, उसके लिए हमारा जो भी खर्चा हुआ था वो खर्चे को हम लोग बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो, कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट मींस एसर्टेन आफ्टर इनकट, मतलब एक गाड़ी को खरीद लिया फिर कैलकुलेट किया कि कितना खर्चा हुआ इस गाड़ी को खरीदने का, या फिर एक गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया फिर टोटल किया कि कितना खर्चा हुआ था इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने का। तो पुरानी किसी खर्चे को जब हम लोग टोटल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एसर्टेन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। करेंट कॉस्ट का मतलब अगर इसी गाड़ी को आज खरीदने जाए, हम गाड़ी से ही पूरा एग्जांपल दे देंगे, इसी गाड़ी को अगर आज खरीदने जाए या आज प्रोड्यूस करने जाए तो कितना खर्चा लगेगा, उसको बोलते हैं करेंट कॉस्ट। कॉस्ट रिलेटेड टू प्रेजेंट पीरियड, मतलब आज किसी चीज का क्या खर्चा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट जो है प्रेजेंट कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट रिलेटेड टू प्रेजेंट दैट इज करेंट कॉस्ट, ठीक है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब फ्यूचर में अगर ऐसा एक गाड़ी खरीदने जाएंगे या प्रोडक्शन करने जाएंगे तो हमारा जो खर्चा होगा उसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। कॉस्ट रिलेटेड टू फ्यूचर एस्टिमेटेड टुडे, अगर मुझे ऐसा गाड़ी फ्यूचर में खरीदना है तो मेरा कितना खर्चा होगा, इसका जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो टाइम के बेसिस पे हिस्टोरिकल नाम पढ़ के समझ में आएगा, पास्ट वाला करेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अब देखो ये जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है इसका दो पार्ट है, ठीक है। एक है एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या फर्क है, हम पहले सिंपल बता देते फिर यहाँ डेफिनेशन बताएंगे। देखो, एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कि हर एक खर्चे का एक एस्टिमेशन हो सकता है। जैसे खर्चा छोड़ो, जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे तुम लोग का अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है नॉर्मली, अगर रिटन वाला होता है, एमसीक्यू नहीं बोल रहे, तो टाइम अलॉट होता है 3 आवर्स। ये चीज तुम लोग देखोगे कोई भी तरीके का एग्जाम हो, अगर रिटन वाला है, तुम लोग 9 10 देख लो, 11 12 देख लो, या फिर तुम लोग का प्रोफेशनल कोर्स देख लो जिसमें रिटन, हम एमसीक्यू वाला एग्जाम नहीं बोल रहे, उसमें 2 आवर्स होता है तो 3 आवर्स होता है। ये क्या है, ये है एस्टिमेटेड टाइम, ठीक है। एस्टिमेटेड टाइम यही है कि भाई एक इंसान को अगर 100 मार्क्स का लिखना है पेपर तो उसको 3 घंटा लगता है। ये जो है मतलब एक जो है एस्टिमेट किया गया है, तो इसी वजह से इसी को जो है फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन हर एक स्टूडेंट का स्टैंडर्ड जो है ना वो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई तो 3 घंटे के पहले ही खत्म कर देता है, बोलता है मेरा पेपर खत्म हो गया था 2.5 घंटे के अंदर। कोई बोलेगा कि मेरा तो छूट गया, हम लिख ही नहीं पाए, मुझे सब पता था। मतलब क्या है कि किसी का स्टैंडर्ड ग्रेटर देन 100% है, ठीक है, किसी का स्टैंडर्ड लेस देन 100% है। मतलब कोई कम एफिशिएंट है, कोई ज्यादा एफिशिएंट है। अब वो तो स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब लिखने का एग्जांपल दिया ना, तो ये हम बोल रहे हैं कि स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर किसी का स्पीड अच्छा है तो वो 3 घंटे के पहले ही खत्म कर देगा, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या हो गया, उसका स्टैंडर्ड बिलो 3 आवर्स हो गया। और अगर कोई लेस एफिशिएंट है, थोड़ा कम स्पीड में लिखता है, तो फिर उसका 100 मार्क्स का जो है खत्म होने में टाइम लगेगा, ठीक है, 3 आवर्स से भी ज्यादा। तो स्टैंडर्ड मतलब अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जब हम लोग डिसाइड करते हैं, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जब हम लोग डिसाइड करते हैं किसी भी कॉस्ट को, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एस्टिमेटेड मतलब नॉर्मली जो कॉस्ट को डिटरमाइन किया गया है। नॉर्मली देखो ये डिटरमाइन पहले से ही है, जैसे तुम लोग बचपन से सुनोगे कि भाई 100 नंबर का पेपर है तो टाइम 3 घंटा मिलेगा, ठीक है। और एग्जांपल देते, जैसे मान लो कि कोई कहीं टूर करने गया, घूमने गया है, ठीक है, फिर आके बोला कि पता है हम यहाँ घूमने गए थे, मेरा इतना खर्चा हुआ। तो हम लोग भी सोच रहे हैं हम लोग भी चलो चलते हैं वहीं पर घूमने। तो अब उनका खर्चा हुआ है मान लो पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन जो है 10,000 करके, कहीं पर एक जो है टूर करने गए, मान लो दार्जिलिंग गए, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन का खर्चा आ गया मान लो 10,000 करके। अब उन्होंने अपना एस्टिमेशन दे दिया कि भाई एक एक जन का तो 10,000 लगेगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास
पर पर्सन 10,000 खर्चा करने का कैपेबिलिटी ना हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम लोग अपना स्टैंडर्ड बिलो में लाएंगे कि नहीं भाई पर पर्सन 10,000 तो नहीं होगा, 8,000 हो तो ज्यादा अच्छा हो, तो हम लोग अपने हिसाब से अपना स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये हो जाता है एस्टिमेशन और ये स्टैंडर्ड। अब पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, इट इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द हिस्टोरिकल डेटा। मतलब ये जो 3 आवर्स जो है ये जरूर प्रीवियसली रिसर्च हुआ होगा कि भाई 100 नंबर का लिखने में 3 घंटा लगेगा, ये कोई ना कोई तो डिसाइड किया होगा कि 3 घंटा लगेगा। वैसे ये देखो, ये लोग घूमने गए, इन्होंने देखा कि भाई हमारा तो पर पर्सन 10,000 आया, ठीक है। तो वैसे ही बोल रहा है, इट इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा एज द बेसिस, किसी एक बेसिस पे, ठीक है। जैसे इनका बेसिस क्या है, इन्होंने जैसा एकोमोडेशन लिया होगा उसके हिसाब से 10,000 है, उससे कम में भी हो सकता है, उससे ज्यादा में भी हो सकता है। एंड एडजस्टिंग देम टू फ्यूचर ट्रेंड, अब उसे हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से एडजस्ट भी कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि ये मान लो ये इन्होंने बोला कि हम 5 साल पहले गए थे तब ऐसा खर्चा हुआ था, तो फिर अगर हम आज डिसाइड कर रहे हैं तो मुझे इसमें लेकिन इन्फ्लेशन भी लगाना पड़ेगा। मतलब फ्यूचर ट्रेंड को देखते हुए इसमें मुझे कॉस्ट को कम ज्यादा करना पड़ सकता है। तो बेसिकली एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब हो गया कि ऐसा खर्चा जो हम लोग प्रीवियस किसी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है बताते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल भी मैंने दिया है, एस्टिमेटेड बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट। तो प्रोडक्शन, यहाँ तो देखो मैंने प्रोडक्शन वाला बात नहीं करा, अलग अलग बात से रिलेट करने का कोशिश किया। तो यहाँ पर किसी भी चीज का प्रोडक्शन के पहले अगर हम लोग उस कॉस्ट को एस्टिमेट करते कि भाई इन्होंने भी, मान लो हम प्रोडक्ट ए बनाते, किसी और ने भी प्रोडक्ट ए बनाया था, तो उनसे पूछताछ करके जो पता चला उससे डिसाइड किया कि अच्छा मेरा खर्चा इतना हो सकता है, ठीक है। अब मेरा खर्चा उनके साथ एकदम एग्जैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हम अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्होंने प्रोडक्ट जिस मशीन में बनाया उनके पास बहुत एडवांस मशीन है, इसलिए उनका खर्चा कम पड़ा, उनके पास बहुत ज्यादा लेबर है, बट मेरे पास नहीं है, तो हम अपना स्टैंडर्ड उसके हिसाब से बनाएंगे। तो देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बोल रहा है, इट इज प्लान्ड कॉस्ट दैट आर डिटरमाइंड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट आफ्टर कंसिडरिंग लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन यूजिंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग मेथड। बोल रहा है कि ये कॉस्ट को कैसे प्लान करना चाहिए, बोल रहा है कि टेक्निकल एक्सपर्ट टीम अगर हमारे पास है, ठीक है, उनको ये कॉस्ट डिसाइड करना पड़ता है। वो क्या क्या फैक्टर देख के डिसाइड करते हैं कि हमारा एफिशिएंसी लेवल क्या है, ठीक है, हम लोग क्या क्या साइंटिफिक और इंजीनियरिंग मेथड यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उस हिसाब से हम लोग अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे। कोई पर पर्सन 20,000 में घूम के आया, अब हमारा फाइनेंशियल वैसा नहीं है तो हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब थोड़ी ना ऐसा है कि हम लोग घूमने जा नहीं सकते। तो देखो प्रोडक्ट ए ये भी प्रोडक्शन कर सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग अपना स्टैंडर्ड अपने इंजीनियरिंग फैसिलिटी, साइंटिफिक टेक्निक और अपने एफिशिएंसी, प्रोडक्शन का कैपेसिटी, ये सब के ऊपर डिपेंड करके डिसाइड करेंगे। तो जो डिसाइड करके निकल के आएगा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखो बेनिफिट क्या बोला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स करने का बेनिफिट क्या है, बोल रहा है आफ्टर सेटिंग अप स्टैंडर्ड, हम लोग जब अपना स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, कंपेयर विद एक्चुअल एंड फाइंड कॉजेज ऑफ वेरिएशन। फिर हम लोग एक्चुअल के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जो वेरिएशन आया वो क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया था। मान लो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि 8,000 पर पर्सन में घूम के आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग का ना क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा लग गया, 8,000 की जगह ना 8,500 हो गया। तो एक्चुअल के साथ स्टैंडर्ड को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तभी करेंगे ना जब स्टैंडर्ड फिक्स करके रखेंगे। तो वही बोल रहा है कि कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल के साथ स्टैंडर्ड और फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या रीजन था कि हमारा कॉस्ट जो है स्टैंडर्ड से वेरी कर गया, और फ्यूचर में करेक्टिव एक्शंस के लिए हम लोग ये डेटा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जिन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया है उनको तो पता ही होगा, उसमें हम लोग स्टार्टिंग में यही सब पढ़ते हैं, और आगे जाके जो लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे उनको भी यही वाला पढ़ना पड़ेगा। बेसिक जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वही है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट किस तरीके से डिसाइड होता है और स्टैंडर्ड कॉस्ट किस तरीके से डिसाइड होता है, दोनों का यहाँ पर बेनिफिट भी हम लोगों ने देखा। अच्छा, अब ये वाला पीडीएफ कंप्लीट हो गया, अब ये नेक्स्ट पीडीएफ में चलते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, अब और भी कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी।
ट्रेस करने के बेसिस पे हम लोग जो है ट्रेसेबिलिटी टू द प्रोडक्ट में हम लोग कॉस्ट को आइडेंटिफाई, ट्रेस करने का मतलब आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फाइंड आउट करना बोल सकते हो। तो बोल रहा है कि उसके बेसिस पे दो तरीके का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना, हाँ पहले भी पढ़ा था। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक्चुअली कॉस्ट में ना अलग अलग टर्म यूज होता है, इसीलिए मैंने सारा चीज लिख दिया ताकि तुम लोग को टर्म कोई भी नया ना लगे। कोई नैरो बेसिस पे यूज होता है, कोई ब्रॉडली बेसिस पे यूज होता है। जैसे देखो हम लोगों ने डायरेक्ट कॉस्ट जो पढ़ा था ना, वो तो ऑलरेडी बाय नेचर पढ़ा ही था। लेकिन अगर ट्रेसेबिलिटी, क्योंकि देखो नेचर में भी तो हम लोगों ने वही पढ़ा था ना, मेटेरियल, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट कौन सा होता है, जो हम लोग प्रोडक्ट के 1 यूनिट में आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो उसी चीज को अलग नाम से दिया गया है, क्या बोला है, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। मतलब हम लोग प्रोडक्ट में उस कॉस्ट को ढूंढ पाएंगे, तभी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात वही है जो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, लेकिन टर्म्स अलग है। ये तो सेम है, लेकिन ट्रेसेबिलिटी, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी देखो लिखा भी सेम टाइप ही होगा, थोड़ा इधर उधर होगा। कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड मतलब आइडेंटिफाइड टू द फाइनल प्रोडक्ट और कॉस्ट सेंटर एंड एलोकेटेड और एट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट सेंटर। मतलब ऐसा कॉस्ट जो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या फिर जो कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट निकाल रहे हैं उसमें। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर वगैरह पढ़ा हुआ है। कॉस्ट सेंटर मतलब जिस भी चीज का हम लोग कॉस्ट निकालते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, ठीक है। उसमें हम लोग का देखो पर्सनल कॉस्ट सेंटर होता है, इम्पर्सनल ह्यूमन बीइंग का अगर कॉस्ट निकाल रहे हैं जैसे लेबर का, ठीक है। तो वैसे तो जो भी हो यहाँ पर बोल रहा है कि कॉस्ट जिसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, जैसे एक शर्ट बन के जब रेडी होता है तो उसमें लगा हुआ कपड़ा, ठीक है, या फिर फैब्रिक जो भी बोलो। और अगर हम लोग एक क्ले पॉट बनाते हैं तो उसमें यूज्ड हुआ क्ले, उसका कॉस्ट, ये सब हम लोग देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना मेटेरियल का यूज हुआ है। तो यहाँ मेटेरियल तो नहीं बोला, सिंपल डायरेक्ट कॉस्ट बोला है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हर वो कॉस्ट जो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में या फिर कॉस्ट सेंटर में जिसका कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वहां पर ट्रेस कर सकते हैं, और उस कॉस्ट को हम लोग डायरेक्टली एलोकेट या एट्रीब्यूट कर सकते हैं उस कॉस्ट सेंटर में, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं गुड इवनिंग खुशी। तो उसको हम लोग बोलते हैं देखो, और एट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो एट्रीब्यूट कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर में, जैसे मैंने लास्ट दिन भी बोला था डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, कॉमन कॉस्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ऐसा एक बिल्डिंग है जिसमें मेरा 2 डिपार्टमेंट है, इसका रेंट मुझे जो है कॉमनली पता है 10,000, ठीक है। लेकिन मुझे ये दोनों में अगर अलग अलग करके उस कॉस्ट को लगाना है तो मुझे कोई एप्रोप्रिएट बेसिस को चूज करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था स्क्वायर फीट, ठीक है, मतलब इसका जो है इसका जो है देखो, इसका जो है स्क्वायर फीट जो है इसका एरिया, ठीक है, इसके एरिया के हिसाब से, गुड इवनिंग। देखो इसका एरिया जो है, इस एरिया के बेसिस पे हम लोग इस रेंट को लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग, किसी बेसिस को यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए सूटेबल है। लेकिन अगर हमें बता देता कि ये जगह जो है 7,000 का है, ये 3,000 का है, तो डायरेक्टली एलोकेट होता। लास्ट दिन भी ये मैंने एग्जांपल दिया था। तो ये हम लोग का हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखो पढ़ के क्या बोल रहा है, कॉमन कॉस्ट दैट कांट बी ट्रेस्ड इजीली इन ए सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट में हम लोग को डायरेक्टली आइडेंटिफाई, जैसे एक शर्ट बन के रेडी हुआ, अब वो जहां पर बन रहा था वो फैक्ट्री रेंट का था, तो उस शर्ट में रेंट का खर्चा हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में जरूर ऐड करते हैं, पर डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कॉस्ट, और इस कॉमन कॉस्ट को ही हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। एपोर्शन टू डिफरेंट प्रोडक्ट और कॉस्ट सेंटर ऑन सम बेसिस, ऐसे खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर बेसिस पे जो हमें सूटेबल लगे, सही लगे, उस बेसिस पे हम लोग उस कॉस्ट को जो है एपोर्शन कर देते हैं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है,
बाई एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ अगर कॉस्ट को एसोसिएट किया जाए तो दो तरीके का कॉस्ट होता है, एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक होता है पीरियड कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो पहले हम पीरियड कॉस्ट बताते हैं। पीरियड कॉस्ट का मतलब हो गया जो पीरियोडिकली लगता है, मतलब टाइम बेसिस पे। जैसे देखो रेंट, ठीक है, रेंट जो है ये हम लोग का टाइम बेसिस पे लग सकता है। किसी को अगर हम लोग सैलरी दे रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है, इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्योंकि पीरियड बोला है, पीरियड ड्यूरेशन, ठीक है। तो इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सच एज रेंट, सैलरी, क्योंकि सैलरी भी हम लोग कैसे देते हैं, नॉर्मली मंथली देते हैं, ठीक है। कभी कभी लेबर को जब पेमेंट मिलता है तो डेली बेसिस पे भी मिलता है, वीकली बेसिस पे भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेली बेसिस पे ही होता है। अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेथड्स फॉलो हो सकता है। फिर बोल रहा है एसेंशियल टू कीप बिजनेस रनिंग। तो देखो ये कॉस्ट तो जरूरी है, नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा, क्योंकि पीरियड कॉस्ट जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी, ये सब कॉस्ट हमें बियर करना ही पड़ेगा अगर हमें बिजनेस रन करवाना है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एसेंशियल, ये एग्जांपल दिया है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एसेंशियल टू कीप द बिजनेस रनिंग। सेलिंग कॉस्ट का मतलब हो गया, जैसे मान लो सेल्समैन रखा है, उनको दिया गया सैलरी या फिर उनको दिया गया कमीशन। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ मतलब जैसे कि अकाउंटेंट हो गया, सुपरवाइजर हो गया, इन सब के पीछे जो भी मेरा कॉस्ट इनकट होता है इन टर्म ऑफ सैलरी बोल लो या जो भी बोलो, ये सभी मेरा पीरियड कॉस्ट है, क्योंकि इसको हम लोग टाइम बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। अच्छा, अब प्रोडक्शन कॉस्ट देखो, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेके जब वो फिनिश गुड्स बना, ठीक है, तो उसमें जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। देखो, कॉस्ट विच आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट एंड इंक्लूड इन इन्वेंट्री वैल्यूज, मतलब ये जो इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स क्या है, फिनिश गुड्स अगर मेरा सेल हो सकता है तो वो सेल प्रोडक्ट हो जाता है, फिनिश गुड्स जब रहता है तो यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है, या इन्वेंट्री बोल सकते हैं ना, ये मेरा स्टॉक या इन्वेंट्री है। तो बोल रहा है कॉस्ट विच आर ट्रेसेबल, जिस कॉस्ट को हम लोग ट्रेस यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट में, और जो कॉस्ट मेरे स्टॉक में भी इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्ट का ही तो स्टॉक बना है, तो वही चीज बोल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या लग सकता है, रॉ मटेरियल का खर्चा। अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कौन बनाता है, मेनली डायरेक्ट लेबर बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है, जैसे कि जिस फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बना उसमें जो भी खर्चा हुआ, जैसे फैक्ट्री का रेंट, हाँ ऑब्वियसली रेंट डायरेक्टली उस पर तो लगा नहीं सकते, प्रोसेस है लगाने का, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे करके हम लोग जो है एलोकेट कर सकते हैं। अब वो तो मैंने 2 डिपार्टमेंट का बताया, अब हर एक डिपार्टमेंट में जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कैसे एलोकेट करेंगे, इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस से किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब बेसिकली प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो भी खर्चा होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। बाय एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट हो गया। पीरियड कॉस्ट टाइम बेसिस पे, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट में इन्वॉल्व जितने भी कॉस्ट है वही प्रोडक्ट कॉस्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, ठीक है। एक्टिविटी या वॉल्यूम के चेंज के बेसिस पे क्या क्या होता है, तो देखो एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट हमारे आउटपुट या प्रोडक्शन लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम 10,000 यूनिट बनाएंगे तो भी मेरा फैक्ट्री का रेंट जितना होगा, अगर हम 50,000 यूनिट बना लेते हैं तो भी उतना ही होगा, अगर हम 5,000 यूनिट बनाते हैं तो भी उतना ही होगा, अगर हम 0 यूनिट भी बनाते हैं तो भी मेरा रेंट उतना ही होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोला है, कॉस्ट इनकर्ड फॉर ए पीरियड। तो ये नॉर्मली फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, पीरियड कॉस्ट जैसा ही होता है। मतलब देखो हर एक टर्म के साथ रिलेटेड है। जैसे अभी हम लोगों ने पीरियड कॉस्ट पढ़ा जो टाइम बेसिस पे दिया जाता है, और एक चीज सोच के देखो मैक्सिमम जो टाइम बेसिस पे कॉस्ट पे होता है ना वो सभी फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे कि देखो हम लोग अकाउंटेंट को रखें, अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो अकाउंटेंट को ज्यादा पैसा देंगे, कम हो रहा है तो कम देंगे, नहीं। वो जिन सैलरी पे हमारे पास काम में आ रहे हैं वो सैलरी हमें उनको देते रहना है जितने दिन का उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, फर्दर अगर सैलरी इंक्रीज होता है वो तो एक अलग बात हो गया, वो थोड़ी ना वॉल्यूम के बेसिस पे इंक्रीज होता है। कोई हमारे यहाँ काम
काम कर रहा है, तो मान लो टर्म्स कंडीशन है कि 3 साल बाद ये सैलरी बढ़ जाएगा कि और कुछ है, तो फिर वो अलग चीज है वो, लेकिन वॉल्यूम के साथ सैलरी का बढ़ने का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट देखो, इसीलिए ये सब पीरियड कॉस्ट टाइप है। एंड अनइफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट, आउटपुट फ्लक्चुएट करने दो, ठीक है। एक्टिविटी हमारा कम बेसी, एक्टिविटी जैसे मान लो इस आउटपुट को अगर हम परसेंटेज में बोलते 70% एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं या फिर 50% एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, तो एक्टिविटी लेवल या आउटपुट लेवल या फिर टर्नओवर हमारा कम हो या ज्यादा हो, जो खर्चा हमारा एज इट इज रहता है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है जो कॉस्ट वेरी कर जाएगा, ठीक है। वेरी किस हिसाब से करेगा? प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विथ आउटपुट, मतलब आउटपुट के बेसिस पे ये चेंज हो जाएगा। इट इज ऑलवेज इन टर्म ऑफ यूनिट, ये पर यूनिट बेसिस पे होता है। ये कैसे होता है? पर यूनिट बेसिस पे, नॉट इन टर्म ऑफ टाइम। ये टाइम बेसिस पे नहीं होता है कि 1 मंथ का, 1 ईयर का, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। ये यूनिट मतलब एक एक यूनिट पे निकालते हैं हम लोग। जैसे कि मेटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, जैसे मान लो कि हमें पता है हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें 1 यूनिट में 2 kg मेटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 10 यूनिट बनाएंगे तो हमें 2 into 10 यानी कि 20 kg मेटेरियल चाहिए होगा। अगर हम लोग 50 यूनिट बनाएंगे तो उतना चाहिए। देखो जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेटेरियल भी हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा खर्चा लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट हमारा आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे अब मान लो हम लोग 50 यूनिट बनाते थे, फॉर सम रीजन अभी हम लोग 20 यूनिट ही बनाते हैं तो खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ी ना रेंट का खर्चा कम होगा, नहीं। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारे प्रोडक्शन के यूनिट के ऊपर या आउटपुट लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है। आउटपुट बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा, आउटपुट कमेगा खर्चा कम होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी सेमी वेरिएबल में आएगा, फिर भी उसमें भी होता है वेरिएबल पोर्शन। क्या होता है? अगर हम लोग ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में ज्यादा जो है फैन वगैरह चलेगा तो ज्यादा बिल आएगा, कम चलेगा कम बिल आएगा, ठीक है। ठंडे के मौसम में चलता ही नहीं है, लेकिन सोच के देखो ठंडे के मौसम में हम लोग फैन यूज नहीं करते, मान रहे हैं कि जो है लाइट्स वगैरह यूज करते, लेकिन मानो कि कभी अगर 1 मंथ, मान लो 1 मंथ तुम लोग घर पे नहीं हो, फिर भी ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ ही जाता है, ठीक है। मिनिमम बिल तो आता है, ऐसा नहीं होता है कि जीरो सॉरी जीरो बिल आया, ठीक है। जीरो बिल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोसेस है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है ना, उसमें क्या होता है, हम लोग को पहले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ता है, तो वो कनेक्शन दिया जाता है और उसका ना एक रेंटल एक्सपेंस होता है। रेंटल एक्सपेंस मतलब ये लाइन देने का जो खर्चा है ना, वो हर मंथ हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल के साथ एड ऑन करके थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ किया जाता है। एक बार में कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाता है, मतलब इसको यूज करने का ना हमें एक पेमेंट देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन लिए उसके लिए हमें एक पेमेंट करना पड़ता है। कंजम्पशन के लिए तो करते ही है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, कंजम्पशन के लिए तो पेमेंट करते ही है। लेकिन जो एक रेंटल होता है, जैसे पहले अभी तो देखो सब मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन जब टेलीफोन मतलब लैंडलाइन का जो था ना, उसमें भी देखोगे सेम यही सिस्टम होता था। फोन मान लो जीरो जीरो टाइम्स फोन किया फिर भी मंथली एक बिल आ जाएगा। क्यों आता है? टेलीफोन का रेंटल चार्जेस, कि हर महीने मिनिमम तो इतना देना ही है, मिनिमम तो इतना देना ही है, ठीक है। तो ये खर्चा क्या हो गया? देखो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम मुझे जो है 100 रुपए का मेरा बिल बनेगा ही बनेगा, चाहे हम सब बत्ती पंखा सब बंद क्यों ना रखे, घर ही बंद कर दिया चलो 1 मंथ के लिए, फिर भी मेरा मान लो कि रेंटल है 100 रुपए का बिल आएगा। बाकी प्लस क्या होगा? डिपेंड ऑन कंजम्पशन, ठीक है। अब जितना इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे उसके ऊपर, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये मुझे पे करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, बाकी मेरे कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा खर्चा कितना ज्यादा होगा। इसीलिए ये यहाँ तो फिक्स्ड है और इस नेचर में देखो तो ये वेरिएबल है, ठीक है। सेम केस लैंडलाइन के केस में भी होता है। अगर किसी के घर में कभी लैंडलाइन था, जो कि आजकल तो यूज होता नहीं है, तो अगर किसी ने कभी देखा है तो देख सकते हो कि टेलीफोन का यूज करो या ना करो, पूछना अगर किसी के पास है आसपास में, तो उनका एक फिक्स्ड बिल जो है वो आता ही है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया सेमी वेरिएबल। अच्छा, और एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे मान लो तुम लोग कभी
जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, जैसे कि मान लो कि ऑटो बस, कुछ भी ऑटो बस करो, कुछ भी करो, ट्रेन का नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में भी होगा वो वाला चीज, फिर भी हम ऑटो बस का एग्जांपल अच्छा होगा। जैसे मान लो ऑटो में चढ़ गए तो एक मिनिमम भाड़ा देना ही पड़ेगा। अब हम लोग मान लो चढ़ने के बाद 3 स्टॉपेज आगे, जैसे मान लो यहाँ केष्टोपुर से, ठीक है, केष्टोपुर से अगर उल्टा डांगा जाना है, ठीक है, उल्टा डांगा जाना है, तो यहाँ पर ऑटो का भाड़ा जो होगा वो कैसे होगा, जैसे मान लो केष्टोपुर से चढ़ के अगर हम लोग केष्टोपुर के बाद कौन सा था, हम बहुत दिन जाना नहीं किए तो भूल जाते हैं, तो जो भी हो इसके बाद वाला जो भी स्टॉपेज होगा, आई थिंक दमदम पार्क होता है, तो उसमें मान लो हम लोग का लग रहा है 10 रुपए, और अगर हम बांगुर उतर जाते हैं तो भी 10 रुपए लग रहा है, लेकिन इसके बाद बढ़ जा रहा है। तो मिनिमम एक फेयर अगर हम लोग चढ़ते हैं बस में, अब चढ़ के 2 सेकंड बाद ही उतर जाओ, फिर भी वो तुम लोगों से मिनिमम फेयर लेगा। भाई बस में चढ़े तो मिनिमम फेयर तो दो, ठीक है, एक स्टॉपेज आगे उतरो या फिर 2 स्टॉपेज आगे, तो मिनिमम फेयर एक होता है, बाकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है फेयर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो भी हो गया सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने किसी को 3 स्टॉपेज आगे उतार के 15 रुपए लिया, मैंने तो एक स्टॉपेज बाद ही उतर गए तो मुझे 5 रुपया दे दो, नहीं, बस वाला बोलेगा मिनिमम तो 10 है, आपको देना ही पड़ेगा। अब 3 स्टॉपेज बाद में 15 रुपए होता है। अब हम लोग अगर ऐसे प्रोपोर्शनेट करेंगे कि मैंने तो 3 स्टॉपेज आगे हम उतर गए तो मेरा तो 5 रुपया होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या है, मिनिमम फेयर जो है फिक्स्ड है, बाकी जो है वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके खर्चा दिखाते हैं कि भाई इस स्टॉपेज में उतरने का कितना होगा। तो जो भी हो, मैंने 3-4 एग्जांपल दिया तुम लोग को सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट का। अब देखो ये मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी जो है ये भी बता देते, जैसे मान लो हम लोगों ने कोई व्हीकल यानी कि गाड़ी खरीद लिया। अब मान लो जब हम लोगों ने खरीदा तो उन्होंने बोला देखो इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए आपको मंथली जो है 300 रुपए तो खर्चा करना ही पड़ेगा, बाकी गाड़ी आप जैसा यूज करोगे उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका मेंटेनेंस खर्चा बढ़ सकता है या घट सकता है। मिनिमम इतना आपको मेंटेनेंस चार्जेस देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस का अलग अलग एग्जांपल। अच्छा अब देखो, बाय कंट्रोलेबिलिटी, खर्चे को कंट्रोल करने के बेसिस पे खर्चा 2 तरीके का होता है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। जिस कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसे हम लोग कंट्रोलेबल बोलेंगे, जिस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते उसे अनकंट्रोलेबल बोलेंगे। मतलब ये तो नाम पढ़ के समझ में आ ही रहा है, ये हम क्या बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहे हैं कि जो खर्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, हम लोग चाहे तो उसे अपने हिसाब से कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम लोगों ने रेंट में एक फैक्ट्री स्पेस ले लिया, एक शॉप ले लिया। अब रेंट का जो एग्रीमेंट के टाइम हमारे साथ बात हो गया ना कि भाई इतना खर्चा आपको इतना रेंट पे करना है, तो मुझे उतना ही पे करना पड़ेगा, हम अपने से कम ज्यादा पे नहीं कर सकते हैं। मैंने एक इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, अब किसी भी चीज का इंश्योरेंस हो सकता है बिजनेस में, कोई प्लांट मशीनरी का हो सकता है, स्टॉक का हो सकता है। अब इंश्योरेंस करने से हमें पता है भरना पड़ता है प्रीमियम, ठीक है। अब हम लोगों ने जितने का इंश्योरेंस करवाया था उसके हिसाब से प्रीमियम होगा। प्रीमियम कौन बताता है, इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है, भाई आपको ये अलग अलग स्कीम दिखा दिया, आपको कौन सा पसंद है, सारे बेनिफिट्स बता देंगे, आप देख लो, तो आपको उस हिसाब से इंश्योरेंस भरना, प्रीमियम भरना है। अब हम लोग थोड़ी ना अपने हिसाब से प्रीमियम का खर्चा कम या ज्यादा कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है अनकंट्रोलेबल एक्सपेंस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर हम ये वाला भी पढ़ाते हैं, देखो क्या बोला है, नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल एट एनी लेवल ऑफ मैनेजरियल सुपरविजन। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग भी है ना, जो मैनेजर वगैरह है, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस तरीके के खर्चे को कम या ज्यादा कर दे, ठीक है। तो ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोलेबल, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारे यानी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उन्हीं को तो हम लोग बोलेंगे हमारा कॉस्ट को कंट्रोल करके दिखाओ, मैनेजरियल जो टीम है उनको बोलेंगे, लेकिन उनके बस का भी नहीं है, ये सब जो पेमेंट है ये उनके बस का भी नहीं है कि वो उसे कंट्रोल करे। तो फिर कंट्रोलेबल कौन सा है, बोल रहा है कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स बजट होल्डर, ठीक है। जो कॉस्ट को हम लोग उनके बजट होल्डर के हिसाब से इन्फ्लुएंस्ड करते हैं बट आर नॉट टोटली कंट्रोलेबल। सम कॉस्ट आर पार्शियली कंट्रोलेबल बाय 1% एंड पार्शियली बाय अनदर। यहाँ पीछे भी शायद कुछ होगा। हाँ देखो एग्जाम्पल, ये जो है ना, ये जो एग्जाम्पल है ये इसका एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल बता के फिर से डेफिनेशन बताते, बोल रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय बोथ द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस मैनेजर। बोल रहा है जैसे मान लो एक प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने खरीदा है, तो उसको तो मेंटेन भी करना पड़ता है,
मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज लेते हैं, जैसे मान लो तुम लोग का एक फोन है, तो तुम लोग फोन को मेंटेन ऐसे थोड़ी ना फेंक देते होगे, मेंटेन तो करते हो तभी फोन टिका हुआ है, नहीं तो वो तो खराब हो जाएगा। अगर उसको मतलब बेफालतू का यूज करोगे या फिर जो भी करोगे तो वो उसका भी तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा। तो वैसे भी बिजनेस में बहुत सारा एसेट्स या फिर बहुत सारी चीज ऐसे खरीदा जाता है जिसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो उसको मेंटेन करने का खर्चा लगता है, ठीक है। तो बोल रहा है देखो, मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय बोथ, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है 2% मिलके भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया है, जैसे प्रोडक्शन जो है मैनेजर, वो भी, और मेंटेनेंस मैनेजर, मतलब जो मशीन प्लांट एंड मशीन फैक्ट्री में लगा हुआ है उसको मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर का भी है, जो प्रोडक्शन का काम करता है उस मशीन में। और मेंटेनेंस मैनेजर मतलब पर्टिकुलरली मेंटेनेंस के काम के लिए हम लोगों ने जो मैनेजर टीम बनाया है उनका भी है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया है, मतलब ये मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग कंट्रोल करवा सकते हैं चीजों को अच्छे से मेंटेन करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, अब डेफिनेशन देखो, कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स बजट होल्डर। मतलब हम लोग जो बजट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कौन बन जाएंगे, बजट होल्डर। जो ये बजट बना रहा है तो बजट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो, अब देखो बिजनेस छोड़ के नॉर्मल एक एग्जांपल देते हैं। कोई सोचेगा मुझे घूमने जाना है, हम ट्रेन में चले जाएंगे, कोई सोचेगा मुझे फ्लाइट में जाना है, ठीक है। तो हमारा फ्लाइट में जाने से बजट बढ़ेगा, ट्रेन में जाने से लगभग कम होगा, ठीक है। अब हम लोगों को अगर डेस्टिनेशन जो है, मान लो जैसे मैंने दार्जिलिंग वाला एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, तो दार्जिलिंग जाना है, अब बस से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो, हम कोलकाता से बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें अपना बजट समझ के जो है अपना कॉस्ट को कंट्रोल, हम लोग अगर चाहे तो अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे कम ट्रेन में होगा, ठीक है, सबसे चीपेस्ट ट्रेन में। अब ट्रेन में भी वैरायटीज है, ठीक है। अगर मतलब वंदे भारत ये सब करोगे तो उसमें ज्यादा होगा, और भी अलग अलग ट्रेन है, सबका अपना अलग अलग जो है टिकट कॉस्ट होता है। मतलब जो बजट होल्डर है, घूमने जाने के लिए एक तो बजट बनाना पड़ता है ना, तो जो बजट होल्डर है वो चाहे तो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है। कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज बजट होल्डर, ठीक है। तो जो बजट होल्डर है उसके हिसाब से कॉस्ट जो है इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। ऐसे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलेबल। देखो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे तो दार्जिलिंग पहुंचने से मतलब है, हम बस में भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, हम अपने कॉस्ट को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, बट आर नॉट टोटली कंट्रोलेबल। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैंने कोई खर्चा नहीं किया हम दार्जिलिंग पहुंच गए, वो तो कोई जादू ही आएगा मुझे तो ही हो सकता है, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है। मुझे कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन लेना ही पड़ेगा, फ्री में जीरो कॉस्ट लगा के हम पहुंच गए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा है कि हम लोग अपने कॉस्ट को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं कम ज्यादा, लेकिन टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते कि जीरो कर दिया। जीरो कुछ नहीं होता है। देखो कोई भी चीज, ये मतलब नॉर्मल बात है, लाइफ में कुछ भी चीज ना बिना दिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो जितना दोगे उतना ही मिलेगा, ठीक है। ये नॉर्मल जो है नेचर का भी रूल्स है। जैसे देखो अभी हम लोग नेचर का हालत खराब कर रहे हैं, तो हमें भी खराब ही मिल रहा है ना, अच्छा कहाँ मिल रहा है। इतना फालतू का टेम्परेचर हुआ कुछ दिन पहले, फिर से होगा। तो देखो ना, बरसात के टाइम पे बरसात नहीं होता है। तो कोई भी चीज जो है ना, मतलब बेसिकली क्या है बात कि अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी भगवान गलत ही करेगा, सही कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर वही बोल रहा है कि देखो हम लोग जैसे करेंगे वैसे ही भरेंगे ना। तो बोल रहा है देखो जीरो तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, कि कुछ तो करो उसके बदले कुछ मिलेगा, जीरो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। कि तुम लोग मेहनत नहीं करोगे पास कर जाओगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और मेहनत करोगे कुछ नहीं हुआ, ऐसा भी मत बोलो। हमेशा देखना जितना परसेंटेज मेहनत किए हो उतना ही बेनिफिट मिला है, अगर और करोगे तो और मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि टोटली किसी चीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जितना हम लोग जो है चाहेंगे, ठीक है, हमारे जो मतलब एफर्ट्स है उसके हिसाब से ही हमें रिटर्न मिलेगा। लेकिन जीरो कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के तुम लोग को कुछ मिल सकता है, मुझे भी नहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं कि तुम लोग का ही बात है। तो सम कॉस्ट आर पार्शियली कंट्रोलेबल बाय वन पर्सन एंड पार्शियली पार्टली बाय अनदर। तो वही बताया कि कुछ कॉस्ट जो है वो पार्शियली कंट्रोलेबल बाय, ये देखो अब कुछ कॉस्ट ये वाला ऐसा कॉस्ट भी है जो
दो डिपार्टमेंट मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल जो है बजट होल्डर के बेसिस पे होता है, लेकिन फुल्ली कंट्रोल कुछ नहीं होता है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, फ्री का चीज जो है वो ठीक भी नहीं मिलता है। अच्छा, अब देखो बाय फंक्शन बेसिस, फंक्शन बेसिस पे हमारा कॉस्ट किस तरीके से होता है, इसी बेसिस पे हम लोग का बनता है कॉस्ट शीट, ठीक है। हम लोग का जो कॉस्ट शीट बनता है, कॉस्ट शीट क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट को कैलकुलेट करके प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट शीट जो है, ये फंक्शनल बेसिस पे जो कॉस्ट आइडेंटिफाई होता है उस बेसिस पे बनता है। सबसे पहला कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कहाँ होगा, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बनाने का जो भी खर्चा लगता है उसे हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट रिलेटेड विथ एक्टिविटी परफॉर्म अंडर फैक्ट्री, ठीक है। कॉस्ट रिलेटेड विथ एक्टिविटी परफॉर्म अंडर फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होता है उसके लिए जो कॉस्ट लगता है, जो मैंने अभी अभी तुम लोग को बताया, उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का पावर, ठीक है। फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है ना, उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जो है वो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसे पावर कंजम्पशन बोला जाता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम ही बोलते हैं। वो उसका जो मतलब ये डोमेस्टिक होता है, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक वाला होता है। तो फैक्ट्री में पावर वाला लैंग्वेज यूज होता है, पावर मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस का खर्चा, सुपरवाइजर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको दिया गया सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो भी फैक्ट्री में काम हो रहा है वहां पर जो भी खर्चे हो रहे हैं जिस भी रीजन से हो रहे हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो कुछ और हो, पावर कंजम्पशन हो, रेंट हो, जो भी हो, वही हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉस्ट होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो है कि मतलब इसको क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन बोल सकते हैं ना। मतलब देखो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। अब बिजनेस को तो संभालना भी पड़ेगा, ये जो इतना मटेरियल खरीद रहे हैं, लेबर रख रहे हैं, किसको कितना पैसा दे रहे हैं, कितना बच रहा है, क्या हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो काम करते हैं, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। ये खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में, ठीक है। ये जो है ये किस लिए किया गया है, ये सेक्टर क्यों बनाया गया है, बोल रहा है ताकि हमें सपोर्ट मिले फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस को फंक्शनिंग, बिजनेस चलाने में हमें सपोर्ट मिलेगा, बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। बट ये प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है। जैसे कि देखो ऑफिस का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट यूज्ड इन ऑफिस, ऑडिट का फीस, ठीक है, ऑडिटर को दिया गया ऑडिट का फीस, या फिर मान लो अकाउंटेंट का सैलरी। अब मान लो किसी दिन अकाउंटेंट नहीं आया तो थोड़ी ना प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा है कि ये लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि जो खर्चा हमारा डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, वो जो है वो अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम है तो वैसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, स्टाफ का सैलरी, ठीक है। और एक एग्जांपल मिला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ठीक है। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा क्या होता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और नीचे लिखा हुआ है सेलिंग कॉस्ट। हम पहले सेलिंग कॉस्ट पढ़ा दें, द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रमोशनिंग सेल्स एंड रिटेनिंग कस्टमर। देखो सेलिंग कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब लोगों को कैसे पता चलेगा, मान लो किसी ने, मान लो मेरा एक जो है शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग जो है फैक्ट्री है, ठीक है, मैंने एक नया शैम्पू बनाया है। अब लोगों को कैसे पता चलेगा, भाई मार्केट में नया शैम्पू आया तो मुझे तो उसके लिए मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। अब वो न्यूज़पेपर में हो सकता है, यूट्यूब में भी आजकल होता है, ठीक है, या फिर मान लो व्हाट्सएप में होता है, फेसबुक मार्केटिंग होता है, बाकी टीवी पे तो एडवर्टाइजमेंट में होता ही है। तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो भी खर्चा हम लोग करते हैं, और ताकि ऐसा खर्चा हम लोग करते हैं, हम लोग हमेशा चाहे कि एक कस्टमर आके अगर मेरा प्रोडक्ट ले रहा है तो वो मेरे पास से सेम प्रोडक्ट लेते ही जाए, यानी रिटेनिंग कस्टमर, ऐसा मुझे खर्चा करना है सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से या कुछ और, ताकि मेरा जो कस्टमर है मेरे पास ही रिटेन कर जाए, रह जाए, ठीक है। प्रोडक्ट बिजनेस में ये बहुत ज्यादा, हर एक बिजनेस में जरूरी, बट प्रोडक्ट बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, कल वो प्रोडक्ट, अगर किसी को कोई प्रोडक्ट बेस्ट लग जाता है तो फिर वो उसी में जो है रहता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि मेरा ही प्रोडक्ट खरीदे, अगर कोई खरीद रहा है तो।
तो जैसे एग्जांपल दिया सेल्समैन का सैलरी, तो सेलिंग कॉस्ट ये भी होता है, क्योंकि हम लोग सेल्समैन को क्यों रखे हैं, ताकि वो घूम घूम के हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करे, सेल करे, लोगों को समझाएं कि इसका बेनिफिट क्या है, लेने से क्या होगा। तो उसको जो दिया गया सैलरी है वो हम लोग का सेलिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब क्या है, the cost of process which begins with making packed product available for dispatch and end with making the reconditioned return empty packaged available for reuse, जैसे कि डिलीवरी वैन डेप्रिशिएशन। पहले हम समझा एग्जांपल बताते हैं। बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब क्या है, बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच बिगिंस, ये एक ऐसा कॉस्ट है जिसका प्रोसेस कैसे शुरू होता है, मतलब ये कॉस्ट कहां से शुरू होता है लगना और कहां पर जाके खत्म होता है, वो बोल रहा है। बोल रहा है विच बिगिंस विथ मेकिंग पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच, जैसे मुझे मेरा प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है, जैसे मैंने अभी शैम्पू का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब शैम्पू को तो मुझे कोई पैकेजिंग देना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे हम उसे जो है प्लास्टिक के डब्बे में दे, चाहे हम उसे पाउच में दे, कुछ तो मुझे कंटेनर, चाहे हम उसे ग्लास बॉटल में दे, कैसे भी क्यों ना करें, मुझे कंटेनर तो एक चाहिए, मतलब मुझे एक पैकेजिंग जरूर चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच करवा सके, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट का करना है तो मुझे पैकेजिंग का खर्चा करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट विथ क्या हो गया, प्रोडक्ट का पैकेजिंग, ऐसी पैकेजिंग करना है ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है डिस्पैच करने के लिए अवेलेबल हो जाए, एंड एंड विद मेकिंग द रिकंडीशन रिटर्न एम्प्टी पैकेज अवेलेबल फॉर रीयूज, ठीक है। अब बोल रहा है जैसे मान लो कि मैंने मेरा जो शैम्पू दिया है उसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में, मान लो ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर में ये शैम्पू है, ठीक है, प्लास्टिक के कंटेनर में ये शैम्पू है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने क्या किया है, एक गत्ते के डब्बे में पैक करके दिया है, ठीक है, मतलब जो कार्डबोर्ड होता है ना उसमें दिया है, ठीक है। अब देखोगे तुम लोग कभी अगर ये देखे हो, मैंने कभी कभी ऑर्डर किया है, तो जैसे बिग बास्केट है ना, तो बिग बास्केट में मैंने एक बार कीवी ऑर्डर किया था, ठीक है। तो उसमें जब बिग बास्केट में फ्रूट्स ऑर्डर करते हैं ना, तो वो ऐसे कार्डबोर्ड के डब्बे में जो है फ्रूट्स देते हैं, ठीक है। अब वहां पर ना लिखा हुआ रहता है कि रिटर्न मी आफ्टर यूज, मतलब इसमें ऐसे लिखा हुआ रहता है रिटर्न मी, मतलब उस पैकेट के ऊपर आफ्टर यूज, मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग फिर से अगर बिग बास्केट में ऑर्डर करते हैं तो उस कार्डबोर्ड को ले जाके उनको दे देते हैं, क्योंकि वो उनको रिसाइकिल करते हैं, लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कि ये रिसाइकलिंग होता है। तो प्लीज इसको फेंके मत, आप यूज मतलब आप फ्रूट्स निकाल लो और इस डब्बे को रिटर्न कर देना, जब फिर से आप ऑर्डर करोगे हम लोग इसको रिसाइकलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्होंने डब्बे का यूज किया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि देखो ये खर्चा एंड कहां पर होता है, मेकिंग द रिकंडीशन रिटर्न एम्प्टी पैकेज अवेलेबल फॉर रीयूज, ठीक है। जो एम्प्टी पैकेज है वो ऐसा हो कि हम लोग उसे फिर से रीयूज कर पाए, तो वो खाली हो जाने के बाद हमें वो पैकेजिंग जो है अगर रीयूज करने को मिले, रिसाइकिल करके, तो हम लोग उसे ले लेंगे। तो ये जो कॉस्ट है अब देखो उस पे जो लिखा ये रिसाइकल होता है, तो उसको लिखने का भी तो खर्चा होता है। तो वही बोल रहा है उसमें जो इंक यूज करके लिखा गया उसको लिखने का भी तो खर्चा है। तो वही बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच बिगिंस विद मेकिंग पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच एंड एंड विद मेकिंग द रिकंडीशन रिटर्न एम्प्टी पैकेज अवेलेबल फॉर रीयूज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। और एक एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया हुआ है डिलीवरी वैन डेप्रिशिएशन, मतलब हम लोगों ने एक डिलीवरी वैन रखा है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का डिलीवरी जो है उस वैन में प्रोडक्ट रख के लेके जाएंगे, फिर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएंगे, तो फिर उस वैन का तो एक डिप्रिशिएशन हो रहा होगा जरूर से, ठीक है। तो क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस पे वैन यूज होता है, तो उस डिलीवरी वैन का जो डिप्रिशिएशन होता है उसे हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। फिर देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट हम लोग कुछ बना रहे हैं, तो उसको कितने अच्छे क्वालिटी का बना सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ सकता है, रिसर्च करना पड़ सकता है। तो उसके लिए जो खर्चा होगा वही होगा रिसर्च कॉस्ट। बोल रहे डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज, ठीक है, नया आइडिया, प्रोसेस प्रोडक्ट्स बाय
एक्सपेरिमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग सच रिजल्ट ऑन कॉमर्शियल बेसिस। ठीक है, पहले हम लोगों को कुछ नया आइडिया आ गया, ठीक है, फिर हम लोग उस आइडिया को यूज करके प्रोडक्ट को प्रोसेस किए एक्सपेरिमेंट का यूज करके, ठीक है, फिर हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट या जो आइडिया जनरेट किया था उसको इम्प्लीमेंट किया ताकि हम लोग इसको कॉमर्शियली इस पूरे प्रोसेस को यूज कर पाए। जैसे हम लोग किसी भी चीज में, जैसे देखो ना, कोविड का जब वैक्सीन आया तो उसमें काफी सारा रिसर्च हुआ, ठीक है, रिसर्च हुआ, उसके बाद ही तो वो पब्लिक में आया ना, पहले पहले थोड़ी ना पब्लिक को दे दिया गया। तो वैसे ही बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उस रिजल्ट को, ताकि कॉमर्शियल बेसिस पे हम लोग उसका यूज कर पाए। तो उस रिसर्च को करने का जो खर्चा है, तो रिसर्च कौन कर रहा होगा? कोई ना कोई ह्यूमन बींग जिसको वो रिसर्च आता है, जिसके पास वो आइडिया है। तो रिसर्च स्टाफ को जो दिया गया सैलरी है वो हम लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में इनकट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो ये वाला क्या है? प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? व्हेन ए न्यू फैक्ट्री इज स्टार्टेड और न्यू प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड, देयर मे बी सर्टेन ट्रायल रन सच कॉस्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा तुम लोग को लिखने में शायद दिक्कत होगा, अगर नहीं समझ में आया ना तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, ये थोड़ा इधर उधर करके लिखा हुआ है। सच कॉस्ट टर्म्ड एज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताते हैं प्री प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है। बोल रहा है कि जब कोई न्यू फैक्ट्री में, व्हेन ए न्यू फैक्ट्री स्टार्टेड, जब कोई नया फैक्ट्री शुरू हुआ या फिर नया प्रोडक्ट, जो देखो फैक्ट्री में क्या होगा, नया प्रोडक्ट ही तो बनना स्टार्ट होगा। नया फैक्ट्री लगा है तो नया प्रोडक्ट भी बन रहा है। तब क्या होता है? देयर में भी सर्टेन ट्रायल रन, कुछ ट्रायल रन हमें करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे देखो, अगर कभी भी जो है जेरोक्स करवाने जाओगे तो देखना, अगर मशीन जस्ट स्टार्ट करने वाला है तो पहले ना एक ब्लैंक पेज लेके उसको चेक कर लेता है कि भाई इंक विंक सही चल रहा है कि नहीं। उसके बाद कस्टमर से ले लेता है और पूछता है कि बोलो क्या करना है, कर देंगे। पहले ट्राई कर लेता है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ताकि कस्टमर का चीज खराब ना हो। तो ट्रायल रन, ठीक है। तो वैसे ही जब भी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, नया प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, तो कुछ ट्रायल रन का जरूरत हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है देयर में भी सर्टेन ट्रायल रन सच। अब ट्रायल रन करने में तो कॉस्ट लगेगा। जैसे देखो, एक पेज, ब्लैंक पेज निकाल के जेरोक्स वाले ने पहले चेक कर लिया मशीन सही चल रहा है कि नहीं, उसके बाद ही कस्टमर का काम करेगा। तो उस पेज का तो उसका एक कॉस्ट इनकट हुआ, वो पेज तो उसको खरीदना पड़ा था, ठीक है, तो उस पेज का उसका कॉस्ट इनकट हुआ। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है सच। देखो, देयर में भी सर्टेन ट्रायल रन, ठीक है, बहुत सारा ट्रायल रन हो सकता है प्रोडक्ट का। जैसे मान लो कुछ भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला शैम्पू बन रहा है, अब उसको बनते साथ थोड़ी ना मार्केट में भेज देंगे, पहले ट्रायल रन करेंगे कि भाई जो शैम्पू है उसमें जो भी चीज हम लोगों ने यूज किया है वो कितना सेफ है, ठीक है। उस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि वो ह्यूमन बीइंग यूज कर पाएंगे नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लो केक बनता है, बिस्किट्स बनता है, तो उसमें जो भी चीज यूज होता है ना, उसका हर एक चीज का लॉ होता है, इसीलिए फैसाई का लाइसेंस लगता है। जो खाने का चीज बनाते हैं बिना लाइसेंस के वो मार्केट में बेच नहीं सकते। और वो लाइसेंस क्यों दिया जाता है कि भाई आप ऐसा चीज बना रहे हो जिससे ह्यूमन बीइंग को कोई हार्म नहीं होगा, आप क्या क्या यूज कर रहे हो वो सारा लिस्ट पीछे देखोगे तुम लोग, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, लाइक बिस्किट से लेके जो भी केक हो गया, मैगी हो गया, जो भी तुम लोग देखोगे पीछे हर एक चीज का इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ रहता है। घर पे कोई ऑयल यूज कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, मतलब खाने वाला हो, या फिर जैसे हेयर में यूज करने के लिए हेयर ऑयल हो, शैम्पू हो, हर एक चीज का इंग्रेडिएंट्स पीछे लिखा हुआ रहता है कि ये चीज यूज करके ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो पहले ये सारी चीजों का पहले ट्रायल रन किया जाता है कि ये जो हम लोग मार्केट में बोलेंगे, दावा करेंगे कि भाई ये चीज यूज करके इतना बेनिफिट होगा, तो उस पे क्या होता है, पहले ट्रायल रन चेक किया जाता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना सही है, ठीक है, और उसमें कॉस्ट इनकट होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं? देखो, आज ट्रायल कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा बेकार का खर्चा हो रहा है, अभी तक तो मैंने बेचा ही नहीं, एक भी बिस्किट्स पैकेट बेचा नहीं, फिर भी हम ट्रायल रन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कोविड वैक्सीन के केस में भी हुआ था कि ट्रायल हो रहा था, ठीक है, पहले नॉर्मल पब्लिक में नहीं था, कुछ स्पेसिफिक लोगों के ऊपर ट्राई हो रहा था जो कि अपने मन से बोल रहे थे कि हाँ मेरे पे ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद ही सभी ह्यूमन बीइंग के ऊपर वो ट्राई हुआ, ठीक है। तो ये ट्रायल रन का तो एक खर्चा हुआ, ठीक है।
तो वही चीज बोल रहा है। अब देखो, कोविड वैक्सीन तो सरकार की तरफ से लगा, प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी दिया। अगर किसी ने प्राइवेट जगह पे लगाया तो उसको खर्चा करना पड़ा होगा, लेकिन जिसने सरकारी जगह से लिया उसको खर्चा नहीं करना पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, ट्रायल रन का जो खर्चा लग रहा है, अब उस खर्चे को क्या करें, खर्चा तो लग रहा है लेकिन प्रोडक्ट तो अभी तक बेचा नहीं है, तो फिर उस खर्चे को कैसे निकाल रहे हैं। तो बोल रहा है कि कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब आज खर्चा कर रहे हैं, आज तो बड़ा कष्ट हो रहा है कि खर्चा कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में यही खर्चा मुझे क्या देगा, रेवेन्यू जनरेट करके देगा, क्योंकि ये ट्रायल रन का खर्चा किए बिना मार्केटेबल नहीं बना सकते हैं प्रोडक्ट को। फिर हम लोग क्या करेंगे, दे चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर प्रोडक्ट। तो फ्यूचर में जब प्रोडक्ट मार्केट कॉमर्शियली बेचने के लिए रेडी हो जाएगा, तब थोड़ा थोड़ा करके ट्रायल रन का खर्चा हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, सूटेबल बेसिस पे, कि मेरा ट्रायल रन का इतना खर्चा हुआ था, अब मेरा सेल स्टार्ट हो गया है, तो अब हम मंथली कितना सेल करते हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके ट्रायल रन का खर्चा ऐड करेंगे। तो मेरा कुछ भी लॉस नहीं है। ट्रायल रन ठीक है, स्टार्टिंग में तो देखो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में तो खर्चा, जैसे अभी तुम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी टाइम इन्वेस्ट करोगे तभी ना फ्यूचर में जाके रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो वही चीज बोल रहा है कि आज ट्रायल रन का खर्चा जरूर लग रहा है, बिना ट्रायल रन किए कैसे प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाओगे। जब प्रोडक्ट अच्छे खासे बिकने लगेंगे, कॉमर्शियल हो जाएंगे, तब प्रोडक्ट के कॉस्ट में ये खर्चे को भी प्रोपोर्शनेटली थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना। ठीक है, ये होता है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पे कॉस्ट दो तरीके का होता है, कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट मतलब, कैपिटल और रेवेन्यू में फर्क क्या है, अगर अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोले, रेवेन्यू मतलब डे टू डे का, और कैपिटल मतलब वन टाइम। ठीक है, जिसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलता है। क्या बोला है देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू फ्यूचर पीरियड इज क्लासिफाइड एज एन एसेट। बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई कॉस्ट इनकट कर रहे हैं जिसका नेचर कैसा है, कैपिटल नेचर का है, तो इसका मतलब हम लोग, ये हमारे लिए ये कॉस्ट जो है ये एसेट की तरह काम करेगा। जैसे हम लोगों ने कोई बिल्डिंग परचेस किया, ट्रेडमार्क, मशीन, ठीक है, ये सब मतलब बेसिकली फिक्स्ड एसेट पे जो खर्चा होता है वही मेरा कैपिटल कॉस्ट है। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये मुझे फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट देता जाता है, नॉर्मली मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर होता है। लेकिन रेवेन्यू कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट टू करंट पीरियड, सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जैसे मैंने अगर इस महीने का रेंट दे दिया तो मेरा इस महीने का ही रेंट पेमेंट हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट मंथ में मुझे इस महीने का रेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट ईयर में सेम मंथ का मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे सैलरी जो है, सैलरी जो है, अगर हम मान लो किसी स्टाफ का 12 मंथ्स का सैलरी दे रहे हैं, तो फिर वो 12 मंथ्स के लिए उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स का बेनिफिट लेने के लिए मुझे उसको फिर से देना पड़ेगा। लेकिन मशीन का बेनिफिट जो है, मान लो एक मशीन मैंने ऐसे सोच के खरीदा है कि 10 साल चलेगा, ठीक है, 10 साल चलेगा, तो इसका बेनिफिट मुझे, आज खरीदा मैंने मशीन, इसका बेनिफिट मुझे 10 साल तक मतलब फ्यूचर पीरियड में भी मिलेगा। लेकिन अगर मैंने किसी स्टाफ का पूरे 1 साल का सैलरी क्लियर रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर मुझे नहीं देना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर मुझे फिर से देना पड़ेगा, तभी वो मेरे पास काम करेगा, मुझे सर्विस प्रोवाइड करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट के लिए हो गया, और ये डे टू डे का खर्चा बोल सकते हैं। देखो सैलरी भी मेरा डे टू डे का तो है नहीं, मंथली देते हैं, लेकिन रेवेन्यू का वन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं जो हर दिन का खर्चा है। लेकिन कोई हर दिन बिल्डिंग नहीं खरीदता है, कोई हर दिन ट्रेडमार्क नहीं खरीदता है, कोई हर दिन मशीन नहीं खरीदता है। लेकिन रेंट, अगर कोई रेंट पे रहता है, या रेंट का उसका शॉप है, या रेंट का फैक्ट्री है, तो वो तो एक डेली बेसिस का है। अब डेली बेसिस पे कोई नहीं देता है, मंथली बेसिस पे देता है, लेकिन है तो मतलब हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि एक बार रेंट दे दिए या 1 साल का दे दिए तो नेक्स्ट साल नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा अब देखो कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट मतलब
अगर हम लोग किसी कॉस्ट को पे करने के लिए कमिटेड है, मतलब हम लोगों ने प्रॉमिस कर दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कमिटेड, इसको अनअवॉइडेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, आज पढ़ा या पिछले क्लास में मुझे याद नहीं आ रहा है, हम लोगों ने कॉस्ट को भी पढ़ा था, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल, ठीक है। तो उसी को भी दूसरे नाम से जाना जाता है कमिटेड, मतलब जो कॉस्ट को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो रेंट, जैसे रेंट का ना एग्रीमेंट होता है, अगर कहीं पर रेंट पे घर लोगे तो एग्रीमेंट करना पड़ता है। अब एग्रीमेंट में ना दो तरीके का होता है, अगर हम लोग जो है बिजनेस करने के लिए रेंट ले रहे हैं उसे बोलते हैं कॉमर्शियल एग्रीमेंट, ठीक है। और अगर हम लोग मान लो फैमिली रहने के लिए ले रहा है उसे बोलते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट। तो कॉमर्शियल एग्रीमेंट का रूल्स नॉर्मली क्या होता है पता है, देखो रूल्स होता है, बाकी देखो लैंडलॉर्ड के साथ अगर किसी का कोई जान पहचान है तो वो अपना अपना रूल्स लगा सकता है, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग का कॉमर्शियल रेंट होता है ना, वो 3 साल का करना पड़ता है, मतलब आपको 3 साल वहां पर रहना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रह रहे हो तो क्या होगा, उसका भी अलग अलग पूरा मतलब रेंट एग्रीमेंट काफी बड़ा होता है। रेंट एग्रीमेंट में सारी चीज लिखे हुए रहते हैं कि आपने 3 साल का मेरे लिए एग्रीमेंट किया, पहले साल आपका रेंट इतना 10,000 पर मंथ होगा, नेक्स्ट ईयर 11,000 पर मंथ, फिर उसके बाद 13,000 पर मंथ, फिर से आपको ये रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पर भी तोड़ फोड़ किया तो आपका इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, आपको इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। अगर कोई खराबी हो गया है घर के अंदर जो आप यूज कर रहे हो, मेरा घर, तो वहां पर जो भी खर्चा होगा उसका आधा आप दोगे, आधा हम देंगे। ऐसा अलग अलग तरीके का एग्रीमेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि लैंडलॉर्ड कैसा एग्रीमेंट करना चाहता है। कोई कोई ऐसा भी एग्रीमेंट करता है कि आप कहीं पर भी जो है दीवार पे कुछ भी छेद वगैरह नहीं कर सकते, आपको एसी लगवाना है, नहीं नहीं लगवाने देंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं, देखो जैसे अगर हम लोग किसी के घर पे रेंट पे रहते हैं तो मुझे पूछना पड़ेगा पहले कि हम एसी लगवा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एसी लगवाने से दीवार में गड्ढा होता है। अब अगर वो बोल दे कि नहीं भाई नहीं लगवा सकते तो नहीं लगवा सकते, क्योंकि उनका घर है, ठीक है। तो वैसे बहुत ये सारी चीज ना लिखे हुए रहते हैं एग्रीमेंट पे, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, अगर हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर दिया तो फिर हमें तो वैसा ही चलना पड़ेगा। अब लिखा हुआ है कि दीवार में छेद नहीं कर सकते, अब लाके एसी लगवा दिया, अब वो तो झगड़ा करेगा ही, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस तरीके का कमिटेड कॉस्ट, मतलब जो, अब ये तो मैंने देखो नॉर्मल बताया, अब कमिटेड कॉस्ट का मतलब वही रेंट मैंने साइन खुद से साइन किया है कि 3 साल रेंट ऐसे 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 होगा और हम पे करेंगे, तो फिर मुझे वो तो देना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस, मैंने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, उसमें प्रीमियम में लिखा हुआ है पहले साल 10,000, फिर 12,000, फिर 15,000, अगर ऐसे करके दिया हुआ तो मुझे तो वो इंश्योरेंस का पेमेंट करना ही पड़ेगा। मैंने कोई लोन ले लिया है तो उसमें ईएमआई का तो मेरा फिक्स होगा कि भाई पर मंथ इतना 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 करके ईएमआई देना पड़ेगा, तो वो तो देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, मेरे ऊपर केस शुरू होगा, वो तो बात अलग है। लेकिन कमिटेड कॉस्ट का मतलब क्या है, जो मैंने साइन करके कमिटमेंट कर दिया कि भाई हाँ हम देंगे। क्या बोल रहे हैं, टू मेंटेन सर्टेन फंक्शन द काइंड ऑफ कॉस्ट इज इनकर्ड एंड कांट बी क्विकली एलिमिनेटेड, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ फंक्शंस या एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हमें ये कॉस्ट जो है इनकट करवाना पड़ता है, और ये हम लोग जब चाहे तभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे मुझे रेंट नहीं चाहिए, मुझे ये घर छोड़ देना है, ऐसा नहीं होता है, आज बोलेंगे आज घर नहीं छोड़ सकते मुझे। कॉमर्शियल पर्पस में तो बहुत पहले से बोलना पड़ता है, डोमेस्टिक के केस में एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले बोलना पड़ता है, जो नॉर्मली जो है केशवपुर एरिया में ऐसा रूल्स है। बाकी देखो लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड वेरी करता है, मुझे नहीं पता, नॉर्मली मैंने जितना देखा है कि 2 मंथ्स पहले बोलना पड़ेगा कि अगर आप ये घर छोड़ रहे हो तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम नया कोई टेनेंट ढूंढेंगे उनको देंगे, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि क्विकली हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे देखो अगर हम बोलेंगे हम लोन का पैसा नहीं देंगे तो क्या बोलने से ही ऐसे होगा, नहीं, फिर बैंक आके मेरा जो है प्रॉपर्टी सीज करके लेके चला जाएगा, चाहने से ही ये सारे खर्चे एलिमिनेट नहीं हो जाते हैं। फिर देखो बोल रहा है डिस्क्रिएशनरी कॉस्ट, ठीक है, जो अवॉइडेबल है हम लोग चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, जो हमारा एडिशनल कॉस्ट की तरह होता है। अब एडिशनल मतलब क्या, नेसेसरी नहीं है, एडिशन किया है, चाहो तो कम कर दो, ठीक है। क्या बोल रहा है, नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशंस रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेशल पॉलिसी। बोल रहा है कि नॉर्मल कोई एक्टिविटी के साथ रिलेटेड खर्चा नहीं है। ये क्यों खर्चा एड ऑन हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कोई स्पेशल पॉलिसी डिसीजन लिया है, पॉलिसी बनाया है या डिसीजन लिया है, न्यू
रिसर्च एटसेट्रा, मतलब हम लोगों ने कोई नया पॉलिसी, स्पेशल पॉलिसी या डिसीजन लिया है, या फिर हम लोगों ने कोई नया रिसर्च स्टार्ट किया है, इस वजह से ये खर्चा हमारे साथ एप्लीकेबल हो गया, इनकर्ड हो गया। कैन बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस टू ए डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो देखो ये सब एडिशनल खर्चा है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा खासा बिक रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पे और रिसर्च करके इसको अगर हम सस्ते में प्रोडक्शन कर पाए तो मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो मैंने क्या किया, एक टीम बना के रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कोई स्पेशल पॉलिसी ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉलिसी क्या डिसीजन, पॉलिसी का डिसीजन बनाते हैं, देखते हैं कि ये पॉलिसी में क्या डिसीजन निकल के आता है, इससे क्या बेनिफिट होगा, तो इस बारे में हम लोग जो है टीम बना के काम कर रहे हैं, तो मेरा कॉस्ट इनकट होगा। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है ऑपरेशन एक्टिविटी के लिए, एडिशनल कॉस्ट है। अब अगर मुझे लगता है कि मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, हम चाहे तो उस कॉस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं या जरूरत पे कम बेसी भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब खर्चा हमारे हाथ में नहीं है कि कम बेसी कर देंगे। ठीक है, तो ये अवॉइडेबल कॉस्ट हो गया जो हम लोगों ने एडिशनल एक्टिविटीज के लिए किया है, जरूरत पे बंद कर सकते हैं, जरूरत पे कम बेसी भी कर सकते हैं। फिर बोल रहा है पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट। पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट का मतलब क्या है, इनकट फॉर इंप्लीमेंटिंग पर्टिकुलर मैनेजमेंट पॉलिसी सच एज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउसिंग एटसेट्रा, सच कॉस्ट आर ऑफन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ठीक है, मतलब ये कॉस्ट भी क्या है, बोल रहा है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है। अभी अभी पढ़ा, देखो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का मतलब क्या है, जिस कॉस्ट को हम लोग चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये हम लोग का एडिशनल कॉस्ट है। तो बोल रहा है एडिशनल कॉस्ट में, इसमें एग्जांपल में तो हम लोगों ने देखा ही था ना कि पॉलिसी डिसीजन, देखो ना यहाँ पर क्या लिखा था, स्पेशल पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, और यहाँ कॉस्ट का नाम ही क्या है, पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट। ठीक है, तो बोल रहा है इनकट फॉर इंप्लीमेंटिंग पर्टिकुलर मैनेजमेंट पॉलिसी, कोई एक मैनेजमेंट ने पॉलिसी लिया है, ठीक है, उस पॉलिसी को अगर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो ही वो खर्चा होगा, अगर उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो खर्चा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउसिंग, ठीक है, इस तरीके का कोई पॉलिसी इन्होंने लिया है, तो अब एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउसिंग के लिए जो खर्चा होगा, अगर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते तो ही होगा, अगर नहीं करते हैं तो नहीं होगा। सच कॉस्ट आर ऑफन डिस्क्रिशनरी, इसीलिए बोल रहा है कि ऐसी कॉस्ट डिस्क्रिशनरी होते हैं, जरूरत पे हम लोग कम ज्यादा या बंद भी कर सकते हैं। फिर देखो बोल रहा है स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट का मतलब क्या है, कांस्टेंट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट देन इंक्रीज्ड बाय ए फिक्स्ड अमाउंट एट ए हायर लेवल ऑफ आउटपुट। समझाते हैं स्टेप कॉस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कॉस्ट जो है स्टेप यानी सीढ़ी के तरह दिखता है। कैसे, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने एक रेंट में जगह लिया है जहां पर हम 15 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, जिसका रेंट है 25,000 पर मंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 15 स्टूडेंट पढ़ाए, 10 पढ़ाए, जो भी पढ़ाए, मेरा रेंट 25,000 ही होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट ये खर्चा मेरा 25,000 मेरा कांस्टेंट रहेगा फॉर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब 15 लोगों को ही हम बैठा सकते हैं, ये इतना स्पेस है जहां 15 लोग ही बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठ पाते, उससे कम तो बैठ ही जाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर मुझे 15 स्टूडेंट को पढ़ाना है तो मुझे रेंट का 25,000 खर्चा जो है बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया बाय ये फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, एंड अच्छा इन कांस्टेंट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब अगर 15 बच्चे ही आते हैं तो मेरा 25,000 का ही खर्चा होगा। देन इंक्रीज्ड, अब ये मेरा रेंट का खर्चा बढ़ सकता है, कब बढ़ेगा, अगर मेरे पास 15 से ज्यादा लोग आ जाते हैं। मान लो मेरे पास 20 स्टूडेंट आ गए, ठीक है, अब मेरे इस जगह पे किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो मुझे बड़ा जगह रेंट पे लेना पड़ेगा। अब उस रेंट का खर्चा आ रहा है 30,000। तो वही बोल रहा है कि कांस्टेंट एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट तक रहेगा, लेकिन बाद में इंक्रीज हो सकता है फिक्स्ड अमाउंट के साथ, जैसे 25 से 30 हो गया। ठीक है, अब ये 30 फिक्स्ड रहेगा जब तक मेरे पास 20 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं हो जाते हैं एट ए हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ये देखो 15 से 20 हो गया हायर लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब क्या हो गया, देखो पहले मेरा 25,000 का ही चल रहा था, ठीक है, फिर अचानक से मेरे पास स्टूडेंट बढ़ गया, अब 30,000, अब ऐसे ही चल रहा है 30,000 30,000 30,000, फिर जो है चेंज हो गया, ये 30,000 देखो मेरा ये बढ़ा, फिर 30,000 ही चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ठीक है, फिर हो गया मान लो 25 स्टूडेंट, अब मुझे 35,000 वाला घर लेना पड़ा, तो 5,000 से बढ़ गया, फिर वही चल रहा है चल रहा है, फिर उसके बाद बढ़ गया, फिर वही चल रहा है। तो ये देखो स्टेप बन गया, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप कॉस्ट।
ठीक है। तो ये भी लगभग जो है ना बोल सकते हो सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड के तरह ही है, फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट तो अलग है, इसीलिए मैंने इसको अलग से पढ़ाया है, स्टेप कॉस्ट। ठीक है। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट जिनका है उन्होंने तो पढ़ा ही होगा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम लोग जितना भी यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे उससे अगर एक यूनिट आउटपुट भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो उस एक्स्ट्रा एक यूनिट के आउटपुट को प्रोड्यूस करने का कितना वेरिएबल खर्चा आता है उसके कैलकुलेशन को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जैसे हम 10 यूनिट आउटपुट बनाते थे, मुझे पता था उसका खर्चा मेरा आता है 150 रुपए। ठीक है, अब हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहे हैं, 11 यूनिट टोटल बना रहे हैं, तो अब ये एक यूनिट बनाने के लिए मेरा एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट कितना है इसको कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है उसे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। देखो क्या बोला है, एग्रीगेट कॉस्ट। एग्रीगेट का मतलब यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज मार्जिनल लैंग्वेज का मतलब ही वेरिएबल होता है। ठीक है, तो एग्रीगेट कॉस्ट एट ए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट विच चेंजेस विथ चेंज इन द एवरी यूनिट बोल रहा है। देखो एग्रीगेट कॉस्ट एट ए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जैसे कि ये वाला। ठीक है, 10 यूनिट ऑफ आउटपुट में मतलब एग्रीगेट कॉस्ट दैट इज 150, मान लो ये पूरा वेरिएबल कॉस्ट ही है, इसमें कुछ फिक्स्ड नहीं है, और एट ए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट दैट इज 10 यूनिट विथ चेंजेस विथ चेंज इन एवरी यूनिट। ठीक है, अब ये देखो पर यूनिट कितना हो गया 15 रुपीज करके, 15 पर यूनिट। अगर ये 15 पर यूनिट मेरा चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेरा ये 15 कितने से चेंज होगा, उस चेंज को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एग्जांपल देखो, कॉस्ट वेरिएबल इन नेचर सच एज डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। मतलब मार्जिनल कॉस्ट में कौन कौन सा खर्चा आता है डायरेक्ट, देखो क्योंकि हम अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाएंगे तो उसमें तो मेरा रेंट का खर्चा नहीं बढ़ेगा, मेरा मटेरियल का खर्चा बढ़ सकता है, मेरा लेबर का खर्चा बढ़ सकता है, क्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, एक्स्ट्रा लेबर का खर्चा लगेगा। तो कॉस्ट वेरिएबल इन नेचर सच एज, मतलब मार्जिनल कॉस्ट में कौन कौन सा कॉस्ट आता है, जो सारे कॉस्ट वेरिएबल इन नेचर होता है, जैसे कि मटेरियल लेबर, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। फिर देखो क्या बोला है, डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट। देखो डिफरेंशियल मतलब ही चेंज, ठीक है, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल प्रोसेस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा। बोल रहा है कि कॉस्ट में अगर चेंजेस हो जाता है, किस वजह से, एक्टिविटी लेवल के वजह से, प्रोसेस के चेंज के वजह से, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के वजह। अगर हम लोग जिस मेथड से प्रोडक्शन कर रहे थे वो हम लोगों ने चेंज कर दिया, हम लोगों ने एक्टिविटी लेवल पहले 70% पे काम कर रहे थे अब 80% पे कर रहे हैं या कम पे कर रहे हैं, प्रोसेस जो है वो चेंज कर दिया, उसके वजह से जो मेरा कॉस्ट में चेंजेस आता है उसे बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट फ्रॉम 1000 यूनिट टू 2000 यूनिट। ये एक एग्जांपल है, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। अगर मेरा कॉस्ट इंक्रीज हो गया, क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हम पहले 1000 यूनिट बनाते थे अब 2000 यूनिट बनाते हैं, मतलब मेरा एक्टिविटी लेवल चेंज हो गया है, इस वजह से मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है, मेरा टोटल जो कॉस्ट है वो भी चेंज हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। तो कॉस्ट में डिफरेंसेस दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, या तो मेरा एक्टिविटी लेवल चेंज कर दिया मैंने, जो कि मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, या तो मैंने वो प्रोसेस यूज करना बंद कर दिया, पहले जिस प्रोसेस से काम करते थे, तो इसलिए हो सकता है मेरा खर्चा पहले से कम हो गया या ज्यादा हो गया, जो भी होगा। मेथड ऑफ प्रोडक्शन अगर मैंने चेंज किया तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा। अब देखो ये जो डिफरेंशियल कॉस्ट है ये 2 तरीके का होता है, इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल। अगर मेरा जो डिफरेंस है वो मेरे कॉस्ट को बढ़ा दिया है तो इंक्रीमेंटल, और अगर कम कर दिया है तो डिक्रीमेंटल। इफ द कॉस्ट इज इंक्रीज एज कंपेयर टू पास्ट देन इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर मेरा खर्चा बढ़ गया तो उसे हम लोग बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और डिक्रीमेंटल मतलब इफ द कॉस्ट इज डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू पास्ट देन इट इज कॉल्ड डिक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर पास्ट में जो कॉस्ट इनकर्ड होता था उससे मेरा खर्चा अभी कम हो गया है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट। तो डिफरेंशियल कॉस्ट का 2 पार्ट है, इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल। ठीक है, डिफरेंशियल मतलब कॉस्ट में चेंजेस दिखना, अगर
प्रीवियस से ज्यादा दिख रहा है तो फिर हो जाएगा इंक्रीमेंटल, प्रीवियस से कम दिख रहा है तो हो जाएगा डिक्रीमेंटल। अब कैपिटलाइजेशन कॉस्ट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट विच इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। मतलब देखो हम लोगों ने अभी कैपिटल कॉस्ट देखा था, देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रेवेन्यू कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट देखा था, मतलब ऐसा खर्चा किया जिसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिला, वो होता है कैपिटल कॉस्ट, और जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ एक ही अकाउंटिंग ईयर मिला वो रेवेन्यू कॉस्ट। अब कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, उस कैपिटल कॉस्ट को जब हम लोग कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट को हम एसेट साइड में दिखाएंगे। अब क्या करना है, फिक्स्ड एसेट का हमें खर्चा एज अ डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चार्ज करेंगे डिप्रिशिएशन, ठीक है। अब ये डिप्रिशिएशन चार्ज करने से मुझे एसेट का ट्रू वैल्यू दिखते जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आज जो एसेट खरीदा एक साल बाद भी वो एसेट उतना ही अच्छा दिख रहा है, हर एक चीज का तो डिप्रिशिएशन मतलब वो यूज करने से तो उसका वैल्यू कम होता है ना। अब वो डिप्रिशिएशन को मुझे कहाँ दिखाना है, पीएल में, ये क्या था, मेरा बैलेंस शीट था, हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, डिप्रिशिएशन बोल के उस खर्चे को धीरे धीरे रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट विच इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट, अब मान लो ये था मेरा 1 लाख का, ठीक है, ये 1 लाख था, तो पहले मैंने डिप्रिशिएशन मान लो 10% के अकॉर्डिंग 10,000 बुक किया, ठीक है, फिर 10,000 10,000 10,000, अगर हम एसएलएम यूज कर रहे हैं तो ऐसा करते करते 10,000 इंटू जब 10 हो जाएगा 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद ये पूरा का पूरा फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस ट्रीट होते होते खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही बोला है, कॉस्ट विच इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट, 1 लाख तो पहले एसेट बोल के हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, फिर सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, अब इसी का 10,000 फिर 10,000 फिर 10,000 हर साल एक्सपेंस ट्रीट होते होते ये कॉस्ट मेरा खत्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन कॉस्ट, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, डिप्रिशिएशन ऑन मशीन, मशीन पे जो डिप्रिशिएशन चार्ज करने का तरीका है वही कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन करने का मतलब होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्या, कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, ये तीनों ही लैंग्वेज जो है नॉर्मली एक ही मेन कंसेप्ट को बताने के लिए यूज होता है। इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट वेयर देयर इज नो आउटले ऑफ कैश। मतलब देखो एक एग्जांपल क्या बोल रहा है, गुड्स परचेस्ड फॉर 10,000, हम लोगों ने 10,000 रुपए का एक गुड्स परचेस किया, इंटरेस्ट ऑन 10,000 कुड हैव बीन अर्न बट इट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, हेंस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इम्प्यूटेड अपॉर्चुनिटी और इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब मान लो मेरे पास 10,000 रुपए था, ठीक है, मैंने उससे मान लो एक मोबाइल परचेस कर लिया, ठीक है, तो अगर हम ये मोबाइल परचेस नहीं करके इसको हम बैंक में रख देते, ठीक है, अब ये 10,000 पे तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ज्यादा तो मिलेगा नहीं, मान लो, ठीक है, जो भी हो, हम ये 10,000 ही फिक्स्ड कर रहे हैं एक बार, ठीक है, 10,000 ही मैंने बैंक में एफडी कर दिया, ठीक है, 5 साल के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो मुझे इससे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 5 साल बाद ये 10,000 रुपए की जगह मान लो मुझे बैंक दे रहा है 12,000 रुपए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि मैंने क्योंकि मोबाइल खरीद लिया तो ये 2,000 का जो इंटरेस्ट अर्न करने का प्रोसेस था वो मैंने लॉस्ट कर दिया, ठीक है, तो ये ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ऐसे देखो वही हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन 10,000, यही 10,000 रुपए पे अगर हम लोग इंटरेस्ट अर्न करते, कुड हैव बीन अर्न, इसमें इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे, बट इट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, क्योंकि हम लोगों ने गुड्स परचेस कर लिया तो अब इंटरेस्ट तो अर्न नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने लॉस्ट कर दिया। हेंस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है इस 10,000 रुपए पे, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट कितना मिला 2,000 5 साल में, ये जो 2,000 रुपए है जो मैंने लॉस्ट कर दिया, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये हम देते भी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में जिन लोगों को पढ़ा है उनको पता होगा कि जैसे तुम लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है तो फिर तुम लोगों ने इसका मतलब आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम चूज नहीं किया है, मतलब तुम लोग का अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या हो गया, आर्ट्स और
साइड्स, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग कोई भी देखो, एक ह्यूमन बीइंग के लिए सारे ऑप्शंस अवेल करना पॉसिबल नहीं है, हम लोग कुछ एक लेने जाते हैं तो कुछ एक हमसे जरूर छूट जाता है। तो कॉस्टिंग में जो छूट जाता है उसका जो कॉस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। कॉस्टिंग में जो छूट जाएगा वही मेरा, उसका जो कॉस्ट होगा उसे हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जैसे मान लो तुम लोग चाहो तो पढ़ लिख के जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ और कर सकते हो। तो अगर मान लो तुम लोग बिजनेस कर रहे हो तो जॉब नहीं करोगे, जॉब करोगे तो बिजनेस नहीं करोगे, ठीक है। तो ये एक करोगे जब एक नहीं करोगे, तो जो नहीं करोगे उसका जो कॉस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लो बिजनेस करने में, एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से कमा सकते हैं क्योंकि उसमें हमारा कंट्रोलिंग रहता है। लेकिन जॉब के केस में वैसे नहीं होता है कि हमारे हिसाब से कम ज्यादा हो, ठीक है। तो देखो बिजनेस में ऑब्वियसली ज्यादा स्कोप है, जो भी हो। तो देखो अपना अपना चॉइस है, अपना अपना कैपेबिलिटी है। तो जैसे मान लो बिजनेस करके कोई अगर 1 लाख कमाएगा, ठीक है, मान लेते हैं मंथली एग्जांपल के तौर पे, और जॉब करके मान लो बढ़ा लेते चलो 1.5 लाख कमाएगा, ठीक है। तो फिर अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो 1 लाख लॉस्ट कर रहा है, और अगर कोई मतलब जो भी अमाउंट हो, चाहे कम हो या ज्यादा हो, जो लॉस्टेड अमाउंट है उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी तो लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने छोड़ दिया उसका जो कॉस्ट है उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इम्प्लिसिट और इम्प्यूटेड का मतलब क्या है? एक्चुअली देखो, क्या हम लोगों ने सच में कोई मतलब ऐसा है कि हम लोगों ने सच में कोई लॉस्ट किया है? वो तो नहीं है, वो तो हम लोग जस्ट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लॉस जो हुआ है वो कॉस्टिंग के लैंग्वेज में हुआ है, लेकिन सच में हम लोगों ने कोई खर्चा, देखो अब मुझे अगर मोबाइल का जरूरत है तो मोबाइल तो खरीदना ही पड़ेगा ना, उस पैसे को ले जाके हम बैंक में फिक्स कर देंगे, तो मेरा काम कैसे होगा? इसीलिए इस तरीके के कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं इम्प्यूटेड या इम्प्लिसिट। मतलब सचमुच का तो नहीं है, ये जो है ये कैलकुलेशन का तरीका है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरा एक स्पेस है, ठीक है, मेरे पास जो है मेरा क्लासरूम चलाने के लिए खुद का एक स्पेस है, तो मुझे रेंट में नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मुझे रेंट का खर्चा नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी मुझे अपने कॉस्ट में कैलकुलेट करना चाहिए। अगर मुझे ये जगह नहीं मिलता तो मेरा इस बिजनेस को चलाने में रेंट का खर्चा कितना होता। तो ये क्या है, इस तरीके के खर्चे को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। जैसे देखो अभी तुम लोग बोलोगे हम लोग आर्ट्स नहीं पढ़ रहे, साइंस नहीं पढ़ रहे, उसको क्यों कंसीडर करें? बात तो सही है, उसको क्यों कंसीडर करें? तो कॉस्टिंग में वही बोल रहा है कि जो हम लोग नहीं कर रहे हैं उसको जब कंसिडर करेंगे ना, तभी हम लोग उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इम्प्यूटेड या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, अब देखो मतलब जो कॉस्ट हम लोग इम्पोस्ट कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, अब देखो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब एक्सप्लिसिट। अच्छा, ये वाला बोल देते कॉस्ट वेयर देयर इज नो आउटले। मतलब देखो इससे समझ में आएगा, ये तो मैंने बोलना ही हम भूल गए, एक्चुअली मेरे पॉकेट से कोई खर्चा नहीं जा रहा है इसके लिए, ठीक है। मेरे ऐसा थोड़ी है कि मेरा इंटरेस्ट का पैसा आने वाला था, नहीं आया, मैंने तो पैसा रखा ही नहीं बैंक में, ठीक है, मैंने तो मोबाइल खरीद लिया। मतलब ये खर्चा मुझे थोड़ी ना मेरे पॉकेट से कहीं बाहर जा रहा है ये पैसा। ये तो एक कंसीडर करने का तरीका है कि अगर हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, ये किए हैं, ये नहीं किए हैं, अगर ये करते तो क्या होता, ठीक है। मतलब जो है सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किसी तरीके का हमारा खर्चा, लेकिन देखो क्योंकि कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लेन देन होता है ना। तो यहाँ पर देखो हमारा कोई लेन देन सच में नहीं हो रहा है, ये जस्ट एक सोचने का तरीका है, ठीक है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पता है ना तुम लोग को? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? वैसे ही तो देखो इम्प्लिसिट जो है मतलब इसका जो इम्पैक्ट बेसिकली प्रभाव, ठीक है, तो ओरिजिनल नहीं है। अब देखो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब कॉस्ट विच इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब जिसपे जो है हम लोग का सच में कैश आउटफ्लो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट मतलब जैसे देखो रेंट पेड फॉर फैक्ट्री, ठीक है, मतलब ये क्लियर है, क्लियर, ठीक है, ये मुझे देना ही पड़ेगा। ये हम लोग कुछ ऐसा सोच नहीं रहे हैं कि ये देना पड़ता तो क्या होता, ऐसा नहीं है। एक्सप्लिसिट पॉकेट से ये पैसा निकलेगा ही निकलेगा। जैसे देखो रेंट का खर्चा, ठीक है, अगर मैंने फैक्ट्री को रेंट में ले रखा है तो मुझे तो उसका रेंट भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं कि एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट जो मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है। और इम्प्लिसिट जस्ट उसका
ऑपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, सम कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, इररिकवरेबल कॉस्ट। ये सारे कॉस्ट का मतलब क्या है देखो, तो ये जो है याद रखने के लिए, ठीक है, कभी भी कहीं पर भी ये लैंग्वेज मिल जाए तो सम का मतलब होता है क्या, डूब जाना। देखो बोल रहा है एन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इनकर्ड कांट बी रिकवर्ड। अगर मैंने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे मान लो मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर लगा लिया अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जरूरत था तो लगवा लिया, ठीक है, तो ये जो मैंने पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ये पैसा मुझे कभी वापस नहीं मिल सकता। इस तरीके की कॉस्ट को बोला जाता है संक कॉस्ट, ठीक है। फिर देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हम लोग ऑलरेडी आज पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने कॉस्ट को टाइम बेसिस पे देखा था। इट इज नॉट प्ले एनी रोल इन डिसीजन मेकिंग। पहला बात है हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब प्रीवियसली जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है उसका जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, यानी पास्ट का कॉस्ट। जैसे पास्ट में हम लोगों ने कोई मशीन परचेज किया था, ये कॉस्ट कभी भी डिसीजन मेकिंग के काम में नहीं आता है, ठीक है। द प्राइस पेड मतलब ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं फॉर एन एसेट व्हेन इट वाज परचेज्ड, जब हम लोगों ने ये एसेट परचेज किया था तब जो पैसा दिया था उसका जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है कभी भी हमें डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो पास्ट कॉस्ट। अब ये और ये तो एक ही जैसा है, हाँ लगभग एक ही जैसा है, लेकिन कॉस्ट में तुम लोग को दोनों लैंग्वेज मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा है। पास्ट कॉस्ट का मतलब यहाँ कैसे डिफाइन हुआ है, मनी दैट हैज बीन ऑलरेडी स्पेंट, जो पैसा हम लोगों ने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है उसको बोलते हैं पास्ट कॉस्ट। मनी स्पेंड फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए अगर हम लोगों ने पैसा, तो क्या ये दोनों एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन क्या होता है कभी अगर दे दे पास्ट कॉस्ट फिर तुम लोग सोचोगे वो क्या है, ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वही पास्ट कॉस्ट है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में। तो देखो ना सम कॉस्ट भी तो पास्ट कॉस्ट की तरह ही हुआ ना, मैंने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो भी तो पास्ट कॉस्ट है, इसलिए मैंने स्लैश लगा लगा के किया, थोड़ा थोड़ा थिन लाइन डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज पेड टू एक्वायर ए प्रोडक्ट और एसेट, जिस पैसे को हम लोग जो है पे कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट या एसेट को परचेस करने के लिए। बोल रहा है कि एन ऑटो रिपेयर शॉप में एस्टिमेट दैट व्हीकल रिपेयर कॉस्ट इज 1200 बट एक्चुअल कॉस्ट में भी 1300। बताते हैं एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। जैसे मान लो गाड़ी खराब हो गया, हम लोग जाके जो है ऑटो मतलब ऑटो रिपेयर शॉप में जाके बोल रहे हैं कि ये गाड़ी खराब हो गया, देखिए तो इसको ठीक करने का कितना खर्चा लगेगा। अब वो बोल सकते हैं कि देख के तो लग रहा है 1200 तक खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है आप इसको ठीक कीजिए। फिर मान लो उन्होंने बोला 2 दिन बाद आके लेके जाओ, 2 दिन बाद लेने गए, बोल रहे कि 1200 नहीं है, देखिए इसका खर्चा ना 1300 आ गया, ये चीज करना पड़ा। तब हो सकता है कि उन्होंने जो बोला था एस्टिमेट करके उससे कम या ज्यादा लग सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो पूछ लेते हैं हमें कॉल करके कि भाई ये 1200 बोले थे 1300 लगेगा, करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर हाँ बोलेंगे तभी वो लोग करेंगे, अपने से नहीं करते। लेकिन एग्जाम्पल, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज पेड टू एक्वायर ए प्रोडक्ट और एसेट। एक्चुअली हम लोगों ने जो अमाउंट पे किया उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने जो सोचा था वो नहीं है, एक्चुअली जो पे किया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। इरिकवरेबल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट को हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, इट इज द कॉस्ट विच इज इम्पॉसिबल टू गेट बैक, कभी भी हमें वो कॉस्ट वापस नहीं मिल सकता है। ए लॉट ऑफ मनी स्पेंड एज लीगल कॉस्ट इज इरिकवरेबल। अगर हम लोगों ने कोई लीगल एक्सपेंसेस कर दिया है, बहुत सारा लीगल एक्सपेंसेस कर दिया है बिजनेस में, वो खर्चा हमें कभी वापस नहीं मिल सकता है, इरिकवरेबल। तो देखो अगेन सम कॉस्ट और इरिकवरेबल क्या फर्क है, नाम में फर्क है, ठीक है। संक मतलब भी वही जो हम लोग इनकट कर दिए हैं और रिकवर नहीं कर सकते, तो इरिकवरेबल का मतलब भी तो वही है जो रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग जो है आसपास का मीनिंग ये है, लेकिन अलग अलग वर्डिंग्स है, तो हमें वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई कॉस्ट में सम कॉस्ट बोल के भी एक कॉस्ट होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, पास्ट कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट होता है, इरिकवरेबल कॉस्ट होता है, ठीक है।
अब यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ए मशीन WDV ऑफ ओल्ड मशीन इज अ संक कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट का एग्जांपल दिया है। अगर हम लोग कोई मशीन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसका बचा हुआ वैल्यू, जैसे मान लो मशीन 1 लाख का था, इस पे 10,000 रुपए करके 5 साल का डिप्रिशिएशन लगा है, मान लो 50,000। अभी मशीन का बचा हुआ वैल्यू कितना है, 50,000 है। ठीक है, अब मशीन का बचा हुआ वैल्यू 50,000 है। तो बोल रहा है कि ये जो बचा हुआ वैल्यू है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, ठीक है, रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज अ संक कॉस्ट। ये अभी हम लोग रिकवर कभी नहीं कर सकते इस पैसे को। ठीक है, अगर मार्केट में बेचने जाओगे 50,000 थोड़ी ना मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा, ये हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। एंड डज नॉट इफेक्ट द डिसीजन ऑफ रिप्लेसमेंट। अब ये कॉस्ट को देख के हम लोग अपने मशीन को रिप्लेस करने का जो है डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में वैसा ही मशीन या उससे अपडेटेड मशीन क्या प्राइस है नहीं है, वो कभी भी हमें ये कॉस्ट डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया था ना कि संक कॉस्ट के बारे में। देखो, संक कॉस्ट तो एक हिस्टोरिकल कॉस्ट ही है ना, जो हम लोग इनकर्ड कर चुके हैं, ये कभी भी हमें डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करता है। मेरे मशीन का बचा हुआ WDV वैल्यू थोड़ी ना मुझे दूसरा मशीन परचेस करने में कोई डिसीजन दे सकता है कि मुझे इससे महंगा मशीन लेना। जैसे मान लो मेरा मोबाइल है 10,000 का, अब वो मोबाइल का वैल्यू जो है यूज कर करके 2,000 ही बचा है। अब वो 2,000 को देख के हम नया मोबाइल लेने का थोड़ी ना डिसीजन लेंगे, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट सोचना पड़ेगा कि हम कितने का मोबाइल ले सकते हैं। अच्छा, अब देखो शट डाउन कॉस्ट। ठीक है, शट डाउन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्पोररी वे में अपने काम को बंद कर रहे हैं, फिर भी जो खर्चा हमारा बंद नहीं हो रहा है, जैसे कोविड के टाइम पे मान लो हर जगह पे क्या हुआ था, जब जब पहला लहर आया था तो हर जगह पे काम वाम फैक्ट्री वैक्ट्री सब बंद था, लेकिन क्या रेंट बंद था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जिनका जो भी रेंट चल रहा था, किसी का लोन चल रहा था, वो तो सब देना ही पड़ रहा था। ठीक है, तो शटडाउन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि मेरा बिजनेस बंद है, ठीक है, फैक्ट्री में काम ही नहीं हो रहा है, फिर भी रेंट देना पड़ेगा क्योंकि रेंट के एग्रीमेंट में हो। ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा अगर टैक्सेबल इनकम हो रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है those costs which continue to be incurred even when a plant is temporarily shut down। अगर कोई बिजनेस टेम्पोररीली शट डाउन है फिर भी देना पड़ रहा है। देखो, परमानेंट के साथ तो कोई लिंक नहीं, परमानेंट शटडाउन होने से धीरे धीरे ये सारे खर्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे मैंने कोई कॉमर्शियल रेंट एग्रीमेंट किया है 3 साल के लिए, अब हम अपना बिजनेस ही बंद करना चाह रहे, तो आज नहीं तो कल तो मेरा वो खर्चा बंद हो ही जाएगा। लेकिन ये तो टेम्पोररी, जैसे कोविड के केस में थोड़ी ना कोई बिजनेस बंद करने का सोचा था, वो तो सिचुएशन ही ऐसा था, टेम्पोररी बंद हो गया। ठीक है, सिंपली ऑल फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग टेम्पोररी क्लोजर ऑफ ए प्लांट। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, जो भी फिक्स्ड नेचर का कॉस्ट होता है, वो सारे कॉस्ट जो है हमारे चलते जाते हैं, चाहे हम लोग बिजनेस को टेम्पोररी बंद क्यों ना करते। सिर्फ सैलरी वगैरह ये सब नहीं देना पड़ेगा। अब सैलरी भी ना बहुत सारे केस में देना पड़ रहा था, तो उसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टाफ को काम से निकालना पड़ेगा, इसीलिए तो ऑन दैट मोमेंट बहुत सारे लोगों का जॉब भी गया ना। तो वही चीज देखो, अब नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा, निकालना ही पड़ेगा, मतलब पैसा ही नहीं दे पाएगा तो स्टाफ अपने ही चला जाएगा, वो क्या करेगा। तो वही बोल रहा है, जैसे देखो डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मेरा बिजनेस में लगा हुआ, मेरा बिजनेस कुछ दिन के लिए टेम्पोररी बंद है, तो उसका डिप्रिशिएशन थोड़ी ना बंद रहेगा, डिप्रिशिएशन तो होता ही जाएगा। अब देखो एब्सोल्यूट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट प्रोसेस और यूनिट इन टोटलिटी। बोल रहा है कोई भी प्रोडक्ट का या प्रोसेस का या यूनिट का टोटल कॉस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट, या फिर द मिनिमम कॉस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बेयर टू रिमेन इन बिजनेस। बिजनेस में रहने के लिए हमें मिनिमम जो खर्चा करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो इंजीनियर्ड कॉस्ट। इंजीनियर्ड कॉस्ट का मतलब such cost that results from a clear cause and effect relationship between input and output। ठीक है, जैसे देखो हम लोगों ने कोई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस किया, मतलब हम लोगों ने कुछ इनपुट दिया, आउटपुट में हम लोगों को क्या मिला, प्रोडक्ट मिला, फिनिश गुड्स। वो कोई कार हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, जैसे मैंने क्ले पॉट का एग्जांपल दिया, फर्नीचर का एग्जांपल दिया। तो इनपुट में हम लोग किस तरीके का मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का यूज करें, उस हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है। तो ये क्या
क्या हो गया, एक इंजीनियरिंग हो गया ना। मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा था, उससे मैंने बना लिया एक बेंच या चेयर, वो हो गया मेरा आउटपुट। तो ये मेरा क्या हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। तो सच कॉस्ट, इसमें जो भी खर्चा लगा, इस इंजीनियरिंग में जो भी खर्चा लगा, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ए क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। लकड़ी से क्या बन गया, या फिर क्ले से क्या बन गया, क्ले पॉट बन गया। तो इफेक्ट क्या है, क्ले पॉट। कॉज क्या है, क्ले को प्रोसेस करना, ठीक है। तो ये जो इनपुट आउटपुट का रिलेशन है, उसमें जो इंजीनियरिंग इनकट होता है, उसके लिए जो खर्चा लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियर्ड कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, बोल रहा है कि जो कॉस्ट हमें नॉर्मली करना पड़ेगा, जैसे कि कॉस्ट इनकट नॉर्मली एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट में जो कॉस्ट हमें नॉर्मली लगाना पड़ता है, अंडर द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड। मतलब हमें उस लेवल ऑफ आउटपुट को पाने के लिए जो कॉस्ट नॉर्मली इनकट करना ही पड़ेगा, सिंपली द कॉस्ट इनकट अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन फॉर ए लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मुझे अगर मान लो 1000 पीस क्ले पॉट बनाना है, तो 1000 पीस क्ले पॉट बनाने के लिए उतना मेटेरियल, उतना लेबर का खर्चा, उतना जो भी खर्चा है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। मतलब नॉर्मल प्रोसेसिंग में जो भी मेरा खर्चा लगेगा डिजायर आउटपुट को पाने के लिए। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। हम लोग कोई प्रोडक्ट को अगर पैक करते हैं, उसमें जो खर्चा आता है, तो ये मेरा नॉर्मल कॉस्ट है। अगर पैक की, जैसे मैंने शैम्पू का एग्जांपल दिया था, अब शैम्पू को तो ऐसे ही नहीं दे सकते ना, उसे तो मुझे पैकिंग देना ही पड़ेगा, तो उसका जो खर्चा है उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अच्छा देखो, हम ये डिफरेंसेस जो है ये तुम लोग को दे देंगे। डिफरेंसेस तुम लोग खुद पढ़ लेना, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इंजीनियर्ड कॉस्ट को मैंने बता दिया, नॉर्मल कॉस्ट भी बता दिया। अब यहाँ बताना है 1 2 3, बस ये 3 ही चीज बताना है। चलो बता देते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट मेरा एबनॉर्मली इनकट हुआ, जैसे मान लो जो लेबर काम कर रहे थे उनसे क्या हुआ, मेटेरियल गिर गया बाय चांस, तो एबनॉर्मल लॉस, उससे मेरा मेटेरियल खराब हुआ। या फिर फ्लड आया, इस वजह से मेरा मेटेरियल लॉस हो गया, पड़ा हुआ था गोडाउन में, फ्लड आया, पूरा मेटेरियल बर्बाद हो गया। तो कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकट, ये मुझे मतलब मेटेरियल नया खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये खरीदने का भी कोई सवाल ही नहीं था। क्यों खरीदना पड़ा, क्यों खरीदना पड़ा, क्योंकि फ्लड आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर मेटेरियल लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है इन द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड। नॉर्मली उस लेवल ऑफ आउटपुट को पाने के लिए मुझे वो खर्चा करना ही नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली करना पड़ रहा है। इट इज चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके के लॉस को हम लोग अपने कॉस्टिंग पीएल में दिखाएंगे, क्योंकि ये खर्चा हम लोग प्रोडक्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट दैट चेंज विथ ईच डिसीजन वी मेक, ठीक है। हर एक डिसीजन के अगेंस्ट में जो कॉस्ट मेरा इनकट होता है उसे बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। इररेलिवेंट मतलब, इररेलिवेंट कॉस्ट का मतलब है, देखो पहले रेलिवेंट पढ़ो। रेलिवेंट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट दैट कैन बी डीम्ड अवॉइडेबल ओनली व्हेन मेकिंग स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन। व्हेन एनी बिजनेस डिसीजन इज बीइंग मेड, द कॉस्ट इनकट आफ्टरवर्ड आर रेलिवेंट कॉस्ट। बोल रहा है कि रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, रेलिवेंट कॉस्ट ऐसा कोई भी कॉस्ट हो सकता है जिसको हम लोग दैट कैन बी डीम्ड अवॉइडेबल, वो चाहे तो अवॉइड कर सकते, बट डीम्ड अवॉइडेबल, ठीक है, ओनली व्हेन मेकिंग स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन, ठीक है। जब हम लोग स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो हम लोग इस कॉस्ट को डीम्ड अवॉइडेबल कर सकते हैं। व्हेन एनी बिजनेस डिसीजन इज बीइंग मेड, जब हम लोग कोई बिजनेस डिसीजन लेने जा रहे हैं, द कॉस्ट इज इनकट आफ्टरवर्ड, उसके बाद जो कॉस्ट इनकट होता है वो रेलिवेंट कॉस्ट होता है। मतलब बिजनेस शुरू करने के पहले हम लोगों ने सोचा कि ये कॉस्ट हो सकता है, वो कॉस्ट हो सकता है, ये खर्चा करने से भी होगा, वो खर्चा नहीं भी करने से होगा। तो ये बोल रहा है कि डीम्ड अवॉइडेबल, हम लोग पहले सोच रहे हैं ये करने से भी होगा, नहीं करने से भी होगा, लेकिन जब हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि ये काम करेंगे, उसके बाद जो मेरा कॉस्ट इनकट होगा वो रेलिवेंट कॉस्ट है। जैसे मान लो तुम लोग जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, उसको करने का तो एक खर्चा होता है कि भाई हम ये वाला कोर्स कर रहे हैं, तो इसको पढ़ने का 3 साल के ड्यूरेशन में, 4 साल जो भी हो, मेरा ये खर्चा होगा, ठीक है।
तो इसके पहले सोच रहे हो इतना नहीं इतना होगा, इतना नहीं उतना होगा, ये जो है ये बोल रहा है डीम्ड अवॉइडेबल। हम लोग अपने आप से चेंज कर सकते हैं कि नहीं इतने खर्चे नहीं, यहाँ पढ़ेंगे तो इतना होगा, वहां पढ़ेंगे तो इतना होगा। अब जब डिसीजन ले ली हो कि मुझे यहाँ पढ़ना है तो उसके हिसाब से जो खर्चा कर रहे हो उसे हम लोग बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। अब इररेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? इट इज एनी कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड और अकाउंटेड फॉर व्हेन मेकिंग ए बिजनेस डिसीजन। As a business owner, there is always a priority placed on reducing business expenses as much as possible। बोल रहा है कि बिजनेस ओनर का हमेशा प्रायोरिटी रहता है कि वो अपने खर्चे को कम करे जितना पॉसिबल हो। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, लेकिन हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला ना, जीरो में कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई सोचेगा कि हम जीरो बेसिस पे कुछ अचीव कर लेंगे तो ये गलत है, जितना दोगे उतना ही मिलेगा। सो मोर अटेंशन इज प्लेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। तो रेलिवेंट कॉस्ट पे ज्यादा अटेंशन दिया जाता है। बोथ द रेलिवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट आर नॉट प्रेजेंटेड ऑन ए कंपनीज कैश फ्लो एंड आर नॉट यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग पर्पस में रेलिवेंट या इररेलेवेंट कॉस्ट को कभी भी शो नहीं किया जाता है, ना तो इसको कंपनी के कैश फ्लो में दिखाया जाता है। बिजनेस ओनर्स एंड डिसीजन मेकर्स लाइक to reflect on relevant cost when considering pending important decision। बोल रहा है कि बिजनेस ओनर जब भी कोई डिसीजन या फिर डिसीजन मेकर्स, तो नॉर्मली ओनर्स डिसीजन ले सकते हैं या मैनेजर्स डिसीजन ले सकते हैं या डिसीजन मेकर्स डिसीजन ले सकते हैं। लाइक टू रिफ्लेक्ट ऑन रेलिवेंट कॉस्ट, वो रेलिवेंट कॉस्ट को तभी रिफ्लेक्ट करते हैं व्हेन कंसीडरिंग पेंडिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। अगर कोई पेंडिंग डिसीजन था जिसके बेसिस पे उन्होंने कोई कॉस्ट सोच रखा था, ठीक है, उस डिसीजन को वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तब वो उस कॉस्ट का उस रेलिवेंट कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। जैसे कि देखो, हम इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताते हैं। जैसे मान लो कि तुम लोगों ने सोचा कि सीए कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो सीए कोर्स ऑलरेडी मान लो कर रहे हो, ठीक है। अब सोच रहे हो इसके साथ सीएमए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कर लोगे सोच रहे हो ना, तो ये मेरा जो है ये कॉस्ट जो है सीए का कोर्स स्टार्ट कर चुके हो, तो ये कॉस्ट मेरा इररेलेवेंट है क्योंकि मुझे पता है कि इसमें क्या खर्चा हो रहा है। रेलिवेंट क्या है? अगर हम फ्यूचर में ये वाला कोर्स स्टार्ट करेंगे तो मेरा कितना खर्चा आएगा, ठीक है, ऐसे सोच सकते हो। रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट का मतलब, इररेलेवेंट का मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है। इट इज एनी कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड। मैंने सीए कोर्स में एडमिशन ले लिया, स्टार्ट भी कर दिया, खर्चा भी कर दिया, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इट इज एनी कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड और अकाउंटेड फॉर व्हेन मेकिंग ए बिजनेस डिसीजन। जब डिसीजन लिया ये कोर्स करना है, इंस्टीट्यूट में जाके रजिस्टर कर दिया, पेमेंट भी कर दिया। एज ए बिजनेस ओनर देयर इज ऑलवेज ए प्रायोरिटी प्लेस्ड ऑन रिड्यूसिंग बिजनेस एक्सपेंसेस एज मच एज पॉसिबल। हम लोग हमेशा चाहेंगे, देखो अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम लोग कोर्स का खर्चा कम करते हैं जो इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन हमेशा क्या चाहता है कि अपना खर्चा जितना कम हो। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, लेकिन ये अवॉइड नहीं कर सकता है। सो मोर अटेंशन इज प्लेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। तो रेलिवेंट कॉस्ट पे वो अटेंशन ज्यादा देता है, ठीक है। अब इसमें तो चलेगा, इसका जो खर्चा है, अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसका कितना खर्चा है, उस बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। अगर मेरे फाइनेंशियल कंडीशन के साथ एट पर है तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही होता है। देखो अब रेलिवेंट क्या है, बोल रहे रेलिवेंट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट दैट कैन बी डीम्ड अवॉइडेबल। अगर इस कोर्स में जाओगे तो ही खर्चा लगेगा, नहीं जाओगे तो नहीं लगेगा। वही बोल रहा है, डीम्ड अवॉइडेबल ओनली व्हेन मेकिंग स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन। ये अगर डिसीजन लेते हो कि मुझे ये करना है तभी इस कोर्स का खर्चा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। When any business decision is being made, the cost incurred afterward are relevant cost। ये डिसीजन के बाद ये ले रहे हो तो ये मेरा रेलिवेंट है, ये मेरा इररेलेवेंट है। जो काम पहले हो चुका है, जो खर्चा कर चुके हो, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, मतलब इररेलेवेंट। अब नया सोचो, ठीक है। तो जो नया करेंगे वो रेलिवेंट है। अब नया चीज को फ्रेशली कर रहे हैं तो उसमें दोबारा वो गलती नहीं करना चाहिए जो हम लोगों ने पास्ट में किया है। तो रेलिवेंट का मतलब क्या है, हम लोग ये खर्चा कर भी सकते नहीं भी कर सकते, वो तो हमारे डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया। अब बच्चा देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस, और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस। और इसको लिखने का जरूरत नहीं है, पीरियड कॉस्ट मैंने ऑलरेडी वहां पर लिखाया था, यहाँ शायद किसी वजह से बोला था, तो मैंने, अगर ये पीडीएफ तुम लोग के साथ तो शेयर करेंगे, नहीं तो तुम लोग लिखोगे कैसे। तो इसके बाद मेरा यहाँ जो मेटेरियल कॉस्टिंग वगैरह स्टार्ट है, ये तुम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा, तुम लोग को यहाँ तक लिखना पड़ेगा।
पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं एंड, तुम लोग को यहाँ तक अपना नोट्स रेडी करना पड़ेगा, इसके आगे वाला नोट्स तुम लोग को रेडी करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मेरा इसी पीडीएफ में चल रहा था तो इसके बाद से स्टार्ट हो गया। बाकी बचा बात ये डिफरेंसेस का, ये डिफरेंसेस तुम लोग पढ़ने से ही समझ जाओगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही तुम लोग को जो है ये तीनों जो है कॉस्ट के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो तुम लोग खुद से पढ़ के इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो बस ये बेसिक वाला क्लास हम लोग का कंप्लीट हुआ, और ये बेसिक वाला क्लास हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर चलो आज इतना ही। बाय मैम। बाय Bye, ma'am. Thank you, बाय ma'am. बाय। बाय मैम।